संपत्ति के अधिकार का आप कहेंगे क्यों पढ़ा जाए? तो संपत्ति के अधिकार का बड़ा विवाद चला और ये विवाद कई मामलों में जुड़ जाता है। संपत्ति का रहा तो नहीं, लेकिन जाते जाते इतना लफड़ा पैदा कर दिया गया कि फिर मामला इसमें विचित्र बन जाता है। इसी बहाने केस मानव भार तमाम चीज पड़ जाते हैं जो हमारे काम में कहीं कहीं पीटी में और कहीं कहीं मेंस में भी चीजें आ जाती हैं। यानी संपत्ति के अधिकार में यदि लड़ाइयां चली, इतने झगड़े चले, और लड़ाइयों झगड़ों का एक बार समीकरण आपको बता दें, फिर एक एक करके आपको मुद्दा बता दें। संपत्ति का अधिकार बड़ा दिलचस्प है इस मामले में कि हमारे संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट माना गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। राइट टू प्रॉपर्टी जिसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2, इसमें संपत्ति का अधिकार रखा गया। लेकिन इसमें इतनी रस्साकसी हुई, इतनी उठापटक हुई। क्यों उठापटक हुई? क्योंकि इसी विवाद के कारण पहला संविधान संशोधन आया। अब आप जानते हैं कोई भी चीज जो पहला होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपके साथ जो भी कोई घटना पहली हुई होगी बड़े महत्व की है। तो पहला संविधान संशोधन, अब सवाल है उसके बाद जितने संविधान उतने महत्व के नहीं थे। संपत्ति में चौथा भी संविधान संशोधन आया, फिर फोर्थ आया, फिर आया 17वां भी आया, फिर 25वां भी आया, फिर 42वां भी आया, और लास्ट में 44वें से इसकी विदाई कर दी गई। झगड़ा इतना चला कि 44वें से इसकी विदाई कर दी गई। लेकिन आप कहेंगे कि क्या सारे संशोधन महत्वपूर्ण है? उत्तर है नहीं। पहला सबसे महत्वपूर्ण है। इसे पढ़ते समय हमें हमेशा याद करना पड़ता है किन चीजों को हम पीछे कर दें। जैसे आपने देखा होगा टीएमए पाई फाउंडेशन के पहले सब अल्पसंख्यक के मामले में 5 वाद आए, लेकिन अब वो हमें पढ़ने की, सेंट स्टीफन भी पढ़े, बाकी सब पढ़े, तो हमें पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो जो सबसे लैंडमार्क है 11 न्यायाधीशों की बेंच है, तो हमें तय करते हैं कि हमें छोड़ देना है क्या रखना है। क्योंकि अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन जितना भी आप रखेंगे महत्वपूर्ण चीजें फिर गायब होंगी। अब चौथा 17वां उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ 25वां 42वां 44वां महत्वपूर्ण है। 25वें 42वें 44वें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है 42वां, और 42वां करेक्ट करता है 44वां। इसलिए संपत्ति का अधिकार, सोचिए इतना लंबा विवाद जुड़ा, इसलिए संपत्ति का अधिकार पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने संविधान संशोधन देखने हैं तो संपत्ति का अधिकार का इतना ही नहीं, झगड़ा तो ऐसा चला, इसमें न्यायपालिका के बड़े महत्वपूर्ण निर्णय है। और निर्णय क्या है? शंकरी प्रसाद केस, संपत्ति का अधिकार के बहाने पता नहीं कितने महत्वपूर्ण निर्णय आ गए। शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, ये सब जमींदारों के नाम थे। सज्जन सिंह वाद, उसके बाद गोलकनाथ वाद, गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्य, ये तो 11 न्यायाधीशों की बेंच थी। उसके बाद फिर केशवानंद भारती वाद, जो वादों में भी सबसे बड़ा वाद है। केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य 1967, सज्जन सिंह 1964, 1973, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य, उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस। उन्नीस सौ अस्सी, तो मिनर्वा मिल्स केस, इसका मतलब है
ये सबसे लैंडमार्क था जहां पे संपत्ति के अधिकार का विवाद लगभग खत्म होने जैसा हो गया। उसके बाद सेटल हो गया मामला, संपत्ति के अधिकार का मामला लगभग सेटल हो गया। बाकी नवीन सूची का आधारभूत ढांचे का विवाद तो बना रहा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद मिनर्वा मिल्स के बाद संपत्ति का अधिकार लगभग खत्म हो गया। सवाल यह संपत्ति के अधिकार पर इतना विवाद आया क्यों? विवाद आने का मूल कारण था कि एक तरफ हमारे यहाँ संपत्ति के अधिकार पर विवाद होना स्वाभाविक था, वो संविधान सभा से ही था। आप जानते हैं संविधान सभा में हमारे यहाँ हर किस्म के लोगों का रिप्रेजेंटेशन था। तो संविधान में सभा में संपत्तिशाली भी लोग थे, जमींदार भी लोग थे, सामान्य समाजवादी व्यक्ति भी थे, गांधीवादी लोग भी थे। तो ये डिबेट तो संविधान सभा में ही हो गया था, क्योंकि ये बार बार तर्क दिया जा रहा था कि जो हमारे यहाँ संविधान में जो फंडामेंटल राइट रखे गए हैं वो थोड़ा सा व्यक्ति के लिए ज्यादा है, संपत्तिशालियों के लिए ज्यादा है। ये विवाद हमारे फंडामेंटल राइट में बार बार आ रहा था कि भाई ये तो जो फंडामेंटल राइट रखे जा रहे हैं वो तो अमीरों के लिए है। ऐसा लग रहा है जैसे संविधान अमीरों के लिए बन रहा है, संविधान तो कुछ पूंजीपतियों के लिए बन रहा है। ऐसा लोगों ने तर्क देना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक तौर पर संपत्ति का अधिकार रखा जाए न रखा जाए उससे मतभेद स्वाभाविक थे, क्योंकि संपत्ति की व्याख्या को लेकर भी उतने मतभेद थे, उसको खत्म किया जाए उसको भी लेकर उतने ही मतभेद थे। और ये भी आप याद रखिए, अगर आर्टिकल 19 आप देखिए, जीवन का अधिकार देखिए, संपत्ति है क्या इस बारे में मतांतर तो ही है। तो जो उदारवादी किस्म के लोग हैं वो क्या कहते हैं, संपत्ति तो व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता का परिणाम है। उदारवादियों ने कहा भाई हम आजादी दे रहे हैं, जीवन का अधिकार दे रहे हैं, वैसी आजादी जीवन का अधिकार क्या मतलब है जहां संपत्ति ही न रहे। इसका मतलब है उदारवादी तो मानते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, आप मकान मालिक हैं किराएदार हैं, आप मालिक हैं या केवल किराएदार हैं। क्या तुम बोलते हो समझे, मास्क हटा लिया करो बोलते समय, तब तो समझ में आता है। वैसे भी तुम्हारी भारी चाइटावा वाली है, और उसके बाद भी तुम क्या, हाँ बताओ। अच्छा दोनों बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। वो मैं जवानी में इतना दुखी मेरे बच्चे, कारण क्या है इतना दुखी होने का? मतलब मालिक बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, मकान मालिक बनना चाहते वो नहीं बन पाए, तो अभी तुम्हारी उम्र क्या है जो सब कुछ बनना चाहते थे? वो माय गॉड, क्या बच्चा है भाई ये तो। अरे मेरे बच्चे, यही तो समझ का भ्रम है। यहाँ बैठे जितने बच्चे हैं सब मालिक हैं। अरे मेरे बच्चों, आप मकान मालिक के घर में रहते हो या आपके जीवन पर भी मकान मालिक का नियंत्रण है? आपके दिमाग पर, मस्तिष्क पर, शरीर पर किसका नियंत्रण है? इसीलिए एक बात याद रखो, जो उदारवादी किस्म के लोग हैं वो कहते हैं कि भैया देखो हमारी प्रतिभा और क्षमता से संपत्ति है। आपको पता है, अगर आप किसी बड़ी सेवा में, सिविल सेवा में जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जो संपत्ति आपको मिलेगी कैसे मिलेगी? आपके 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 घर वालों ने दिया? भाई आप अगर किसी बड़ी सेवा में सफल होने के बाद संपत्ति अर्जित करते हैं तो उसका मालिक कौन होगा? इसलिए आप याद रखना बच्चों, उदारवादी सोच ये है कि जो भी ये शिकायत कर रहा है कि वो गरीब है, वो इस बच्चे जैसा है, वो एक नंबर का आलसी है, वो मेहनती नहीं है, वो सुबह उठना नहीं चाहता, दौड़ना भागना नहीं चाहता। इसका मतलब है संपत्ति आपकी प्रतिभा की, आपकी प्रतिभा क्षमता की देन तो है। आप याद रखें, दिल्ली में वीरेंद्र सहवाग डीटीसी की बस के झूलते झूलते आते थे मैच मैच की प्रैक्टिस करने। जितने भी आज टॉप पे लोग जिनको आप देखते हैं वो जीवन में उनकी शुरुआत इतनी संघर्ष मूलक रही है। हमें तो टॉप पे आते हुए दिखे। जितने बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म में काम करने वाले लोग, राजनेता, सब ऐसे सामान्य पृष्ठभूमि से गए हुए हैं। इसलिए पहली बात है आप याद रखो, उदारवाद का चिंतन ये है कि क्षमता को बढ़ाओ, प्रतिभा को बढ़ाओ। हर व्यक्ति में अनंत प्रतिभा है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़े, कंपटीशन करे, मेहनत करे, सकारात्मक रहे, संपत्ति अपने आप हो जाएगी। इसी आर्टिकल 19 में हर कुछ रखा गया, बोलने का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार। और सारे अधिकार के पीछे क्या चलेगा? अच्छा बोलेंगे कैसे, जब पढ़ेंगे तब तो। अब पढ़ेंगे कैसे? पैसा होगा तब तो। इसलिए पैसा हर चीज, अच्छा आए जाएंगे, पैसा ही नहीं हो तो क्या आए जाएंगे भैया?
और फिर निवास करना बसने, तो निवास करने बसने में क्या चाहिए? आर्टिकल 19 का हर अधिकार देख लीजिए, और आर्टिकल 21 में क्या कर दिया गया? जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार मतलब सांस लेने का अधिकार, या सुबह कुछ चाय पीने का भी अधिकार, या कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट भी करने का अधिकार? सब चीज में चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, डिनर करेंगे, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए उदारवादी मानते हैं पैसा अधिकार तो ये फंडा जो संपत्ति का अधिकार है जीवन का भाग है, होना ही चाहिए। दूसरे समाजवादियों से पूछा गया, समाजवादियों ने कहा पैदा होते हुए संपत्ति लाए थे, उदारवादियों ने कहा हाँ पैदा होते हुए लाए थे, क्योंकि आंख, त्वचा, शरीर किसी ने गिफ्ट में थोड़ी दी है। ये जो आपका दिमाग है, प्रतिभाशाली दिमाग है, जो खुराफाती तरीके से सोचता रहता है, बस सकारात्मक रूप में सोचता है, खुराफाती तो मैं मजाक कर रहा हूँ। ये तो आप गिफ्ट में, ये किसी ने दिया है, पड़ोसी ने दिया है, या प्रकृति से आप लाए हो? अच्छा त्वचा, भाई पर ऐसा पैदाइशी है। इसका मतलब है जब हम ये सब चीज प्रकृति से लाए हैं तो इसलिए अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन समाजवादियों ने कहा कि अच्छा पैदा होते हुए दो बॉटल का दूध तो लाए नहीं थे और संपत्ति भी लेके चले आए थे पैदा होते हुए। समाजवादियों ने कहा बेकार की बात मत करो, जितनी भी संपत्ति हम बना रहे हैं वो सब समुदाय की देन है। समाज है तो संपत्ति है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा उत्पादन अपन देखा जो अकेले किया जाता हो? दुनिया में कोई उत्पादन अकेले तो नहीं किया जा पाया। इसलिए दुनिया में हर उत्पादन क्या होता है? सामूहिक रूप में मिलजुल कर उत्पादन होता है। इसीलिए संपत्ति पर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए, समाज का। कोई फैक्ट्री आप देखिए समाज ने चला रखी है, यहाँ तक कि कृषि आप देखिए, किसान वाला काम क्या करता है? सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि संपत्ति समुदाय की देन है। तो समाजवादियों ने कहा कि नहीं, संपत्ति व्यक्ति हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी हमारी संपत्ति है उसमें कितने लोगों ने योगदान किया है? स्कूल, कॉलेज, परिवार, विश्वविद्यालय। तब तब आपकी प्रतिभा और क्षमता, यानी पैदा होते हुए पॉलिटिकल साइंस जानते थे, पैदा होते पी तो बोलना नहीं जानते थे। इसे संपत्ति किसने बनाया? माँ ने। संपत्ति किसने बनाया? आपके परिवार ने। संपत्ति किसने बनाया? विश्वविद्यालय ने, विद्यालय ने, आपके दोस्तों ने, जिन्होंने हमेशा आपको सहारा दिया, कभी 100-200 रुपए में हम आगे दे दिया। इन लोगों ने संपत्ति बनाई। समाजवादियों ने कहा नहीं, संपत्ति पे, पूंजीवादियों ने कहा संपत्ति पर नियंत्रण किसका? उनका व्यक्ति का। समाजवादियों का संपत्ति पर नियंत्रण किसका? उनका समुदाय का। गांधी बाबा से पूछा गया, उनका देखो ये झगड़ा आप खत्म करो, संपत्ति पे नियंत्रण ईश्वर का। संपत्ति ईश्वर की देन है, हम भी ईश्वर के लोग हैं, इसलिए जितना संपत्ति अपनी आवश्यकता के लिए हो रख लो, बाकी सब किसको कर दो? दान। बाकी सब कहा कर दो? दान। इसलिए स्वाभाविक तौर पर संपत्ति के अधिकार पर झंझट तो था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता अपनाया। क्योंकि दुनिया में कोई भी उदारवादी, कि एक तो हमारे पास तरीका था, सोवियत संघ का तरीका अपना लेते। सोवियत संघ ने समाजवादी तरीका अपनाया। सोवियत संघ ने कहा किसी के पास भेड़ बकरी तक अपनी नहीं रहेगी, सब राज्य ले लेगा। न किसी के पास जमीन रहेगी, न भेड़ रहेगी, न बकरी रहेगी। सारा उद्यम किसके पास रहेगा? राज्य के पास। लेकिन इस तरीके का आमूलचूल परिवर्तन क्या सक्सेसफुल होगा? जिनसे संपत्ति आप छीन लेंगे वो भूल जाएंगे वो। तो समाज का परिवर्तन इतने हिंसक तरीके से आप नहीं कर सकते। और हम तो लोकतांत्रिक मॉडल अपना रहे थे। हम रूस वाला मॉडल तो अपना नहीं रहे थे कि तलवार के दम पे दिखा के संपत्ति ले लेंगे। ऐसा मॉडल अपनाया नहीं हमने, इसलिए हमने बीच का रास्ता अपनाया। इसलिए संविधान निर्माता देखिए हर जगह बीच के रास्ते पे जाते हैं। न प्योर उदारवादी, न प्योर समाजवादी, न प्योर गांधीवादी। कुछ उदारवाद से अच्छे एलिमेंट ले लिए, कुछ समाजवाद से अच्छे एलिमेंट ले लिए। इसीलिए एक तरफ हमने संपत्ति के अधिकार को रखा, लेकिन सामाजिक हितों को हमेशा बराबर ध्यान में रखा गया। इसलिए आर्टिकल 31 कभी भी एब्सोल्यूट राइट नहीं था, उस पर रिस्ट्रिक्शन थे। और आर्टिकल 31 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए 39 BC में। देखिए निदेशक तत्व में हर तत्व से, देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि निदेशक तत्व में हो सकता है कई आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो, पहली बात। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार आप जाके देखेंगे तो आर्टिकल से निदेशक तत्व में एक बार भी सवाल नहीं पूछा गया है। उसमें क्या प्रावधान लिखेंगे उससे सवाल बार पूछा गया है। इसलिए आर्टिकल 31 पे रिस्ट्रिक्शन था ही, क्योंकि 31 को रिस्ट्रिक्शन न किया जाता तो आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जमींदारी उन्मूलन। आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भूमि सुधार। तो भूमि सुधार करने में, और यहाँ पे एक बड़ा विडंबना दिख रही थी,
और जैसे देश आजाद हुआ, इसे आप देखेंगे संपत्ति के अधिकार का लफड़ा संविधान सभा में भी था, बीच बीच का रास्ता हमने अपनाया। जैसे देश आजाद हुआ, अब ये भूमि सुधार होगा, समाजवाद आएगा। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो सपना क्या था, एक एक आंखों से एक एक आंसू पोंछ दिया जाएगा। तो आंसू पोंछने के लिए पहले उनका पेट भरना जरूरी था। और हमारे यहाँ पहले देश जब आजाद हुआ उतने उद्यम थे नहीं, हम सबको रोजगार देते। भूमि बहुत बड़ी संपत्ति का माध्यम था, आज ऐसा नहीं है। आज भूमि के अलावा तमाम माध्यम आ गए हैं संपत्ति के। आजादी के बाद तो भूमि था, उद्योग थोड़े मोड़े थे। तो उद्योग तो राज्य, उद्योग पर राज्य नियंत्रण कर ही लिया, बड़े बड़े उद्योग को राज्य ने बना लिया, छोटे मोटे उद्योग निजी लोगों के पास थे। इसलिए एयर इंडिया को राज्य ने ले लिया टाटा से। बाकी आप देखेंगे एविएशन, शिपिंग, यानी इलेक्ट्रिसिटी, हैवी इंडस्ट्रीज, सब तो राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि राज्य ने अपने, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, संविधान के बाद को अब तक देखेंगे, जब व्यवहारिक प्रैक्टिस भी देखेंगे, आजादी के बाद हमारे यहाँ जो आर्थिक प्रणाली लगी, अमेरिका की आर्थिक प्रणाली कैसी थी, पूंजीवादी। भाई संविधान को देखना, व्यवहार में भी आके देख लीजिए। तो संविधान राइट टू प्रॉपर्टी देता है लेकिन सीमित करता है। इसलिए हमारे यहाँ राज्य के द्वारा बाकायदा बड़े बड़े उद्योगों पर नियंत्रण कर लिया गया। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया था व्यवसाय की आजादी होगी, आजीविका की आजादी होगी, लेकिन राज्य उस पर कंट्रोल करेगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इन्हें राज्य किसी भी व्यवसाय पर नियंत्रण कर लेगा, उस पर आप आपत्ति नहीं करेंगे। राज्य किसी व्यवसाय पर नियंत्रण करेगा। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो हमने आर्थिक प्रणाली क्या अपनाई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कमांडिंग हाइट्स ऑफ स्टेट था, ये राज्य की भूमिका इकोनॉमी पहले रहेगी, निजी क्षेत्र की नहीं। तो निजी क्षेत्र को साइकिल, साबुन, ऐसे कुछ कॉस्मेटिक्स जैसी चीज बनाने को दे दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ जमीन प्राइवेट सेक्टर में थी, तो जमीन क्या किया जाए। तो भारत सरकार ने जैसे देश को आजादी मिली, संविधान बना, पहले ही राज्यों ने भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाना शुरू कर दिया। उसका आधार कहाँ था, निदेशक तत्व में। इसलिए अगर हम इस पूरा झगड़ा देखेंगे तो स्वाभाविक रूप में झगड़ा जुड़ता कहाँ से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी गई है। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो आर्टिकल 39 BC, इसलिए हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी को कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स के साथ हम जोड़ के देखेंगे। तो आर्टिकल 39 BC में बात लिखी गई है कि अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरीके से होगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण। अब आप कहेंगे ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, यदि आईएसपीटी में ये कभी ऐसे एज इट इज आर्टिकल नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसे आर्टिकल हमेशा महत्व को दिया। आप कहते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इतने डिबेट में रहा है, इतने विवाद में रहा है, इतने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में रहा है कि वो आर्टिकल आपको जानना चाहिए। किसी भी आर्टिकल पे फोकस करने का एक ही कारण होता है। अब ये नहीं कैसे हमने कोई उठा लिया आर्टिकल, हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि बीसी सब सारे। हम कई बार क्या सोचते हैं, अच्छा आर्टिकल 38 BC, इसका मतलब हर आर्टिकल का ABCD भी महत्वपूर्ण है। नहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि खास बात यह है कि उस पर बहुत ज्यादा डिबेट चले। तो डिबेट इसी बात पे था। 39 BC की लैंग्वेज आप देखेंगे, हकीकत की बात यह थी कि भारतीय संविधान निर्माता समाजवाद शब्द को अवॉइड कर रहे थे, समाजवाद शब्द से परहेज कर रहे थे। लेकिन जो प्रावधान ने आर्टिकल 39 BC में लिखा उसका नाम समाजवादी ही था। इसे केएम पनिकर से पूछा गया था, निदेशक तत्व है क्या उनके समाजवाद के बीच। डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया निदेशक तत्व क्या है, उनका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के आधार। ऐसे लोगों ने बताया था, क्योंकि आर्टिकल 38 BC को आप देखेंगे लिखा था कि हमारी आर्थिक प्रणाली इस तरीके से संचालित होनी चाहिए कि संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में न हो। शब्दों पर ध्यान देंगे आप, अगर संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में होगा तो इकोनॉमी कैसी कहलाएगी, पूंजीवादी। भाई आप याद रखिए, पूंजीवादी समाजवादी आर्थिक प्रणाली के बीच में बेसिक फर्क है। यानी पूंजीवादी इकोनॉमिक सिस्टम मानता है कि संपत्ति पे मालिकाना हक किसका होगा, व्यक्ति का। समाजवादी आर्थिक प्रणाली क्या मानती है, संपत्ति में मालिकाना हक किसका होगा, समुदाय का। अगर संपत्ति में मालिकाना हक व्यक्ति का होगा तो संपत्ति केंद्रीकरण अपने आप होगा, पहली बात। तो आर्टिकल 39 BC में दो अलग अलग आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है कि अर्थव्यवस्था संचालित ऐसी होनी चाहिए कि कुछ हाथों में संपत्ति केंद्रीकरण ना हो। दूसरी बात,
समुदाय की भलाई हो, समुदाय की भलाई हो, यानी अर्थतंत्र का संचालन इस प्रकार से होना चाहिए जिससे समुदाय की भलाई हो। तो सवाल यह है, कौन सा अर्थतंत्र ऐसा है जिससे समुदाय की भलाई होती है? समाजवादी। और आप देखेंगे समाजवादी अर्थतंत्र क्या मानता है कि अर्थव्यवस्था के संचालन का उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मूल लक्षण क्या है? पहला, संसाधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण। दूसरा, उत्पादन में प्रतिस्पर्धा। तीसरा, लाभ। इसलिए आप देखेंगे पूंजीवाद लाभ के चक्कर में ऐसे से प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता है, जो अपने आप में पूरे समाज के लिए बड़ा भयंकर हो जाता है। पूंजीवाद लाभ के चक्कर में क्या बना दिया है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। ये बताइए, रोटी सबसे अच्छा खाना क्या है? रोटी। लेकिन ये सब भाई बेचना है। अब रोटी, अब उसके बाद पनीर तड़का। अरे मेरे बच्चों, तो पहले परंपरा में बताया जाता था किसके साथ खाने क्या कॉम्बिनेशन होता है। आज की ये खाने पीने के सामान्य बीमारियों की जड़ है, बढ़ाया किसने? पूंजीवाद ने। पूंजीवाद प्रॉफिट मेकिंग करता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए बाजार मांग बढ़ाएगा। और मांग कैसे बढ़ेगा? प्रचार करके, बिना वजह अंड संड करेगा, ये बेचेगा, वो बेचेगा। उसके बाद कहेगा, उसके बाद तो फिर पूंजीवाद हर जगह तक प्रॉफिट मेकिंग जहां आएगी, याद रखिए, वहां आप चीजों के साथ, जहां व्यापार चीज बन जाएगी, वहां पे याद रखिए उपभोक्ता का नुकसान हमेशा होगा। अगर व्यापार शिक्षा बन जाएगी तो छात्र भविष्य अवुट हो जाएगा। अगर व्यापार हेल्थ बन जाएगा तो समझ लिए पेशेंट राम के भरोसे है। इसीलिए आपको हम याद दिला दें कि हमारे यहाँ जो समाजवादी सोच नैतिक रूप में बड़ी अच्छी है। समाजवादी सोच, अब समाजवाद का मतलब है उत्पादन व्यापार के लिए किया जाए, समुदाय की भलाई के लिए, समुदाय की भलाई के लिए उत्पादन। और इसलिए आप देखें पूंजीवादी सोच क्या आई पूरी दुनिया में। याद रखिए, भारत के लोगों को दांत सबसे अच्छे थे, आइसक्रीम बेच बेच के दांत खराब कर दिया सबका। आज की डेट में अमेरिका में सबसे ज्यादा डिमांड में जो डॉक्टर है डेंटिस्ट है। हमारे यहाँ पहले जब जब एमबीबीएस लोग करते थे तो जिनको डेंटिस्ट मिलता था उनको लोग दंतु दंतु कहते थे, यानी बेकार के डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं है। आज उन्हीं की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों? पहले आइसक्रीम खिलाया, पहले दांत खराब किया, उसके बाद फिर डॉक्टर डॉक्टर बनाया। अरे मेरे बच्चों, इस पूंजीवादी जीवन शैली ने हमें निकम्मा बना दिया। निकम्मा दिल ने नहीं किया, किसने किया? पूंजीवाद ने। ये भी पूंजीवाद का षड्यंत्र है। निकम्मा कोई और कर रहा है, दोष किसी और को दे रहा है। इसलिए मेरे बच्चों को कैपिटलिस्ट सिस्टम ऐसा है। तो समाजवादियों ने क्या कहा? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तब आप देखेंगे जब रेल में चलते हैं, देखिए रेल का किराया बढ़ ही नहीं रहा है। आज चले, कल चले, परसों चले, आराम से चल रही है रेल, किराया बढ़ नहीं रहा है। और जितने निजी वाहन किराए बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। और आप देखिए राज्य की इकोनॉमी पर नियंत्रण का फायदा क्या होता है? राज्य जो विश्वविद्यालय चला रहा है, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, इतने सस्ते हॉस्टल। मतलब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, 120 रुपए महीने फीस लगती थी हॉस्टल की, 120 रुपए, सॉरी साल की 120 रुपए राज्य ले लेता था। उसके बाद कहता था अब तुम लोग धमा चौकड़ी करो यहाँ पे। और हॉस्टल नहीं, ऐसा लगता था महाराणा, पानी सब चीज फैसिलिटी। क्या जबरदस्त राज्य ने व्यवस्था बना रखी थी। फीस कितना लेता था? लगभग वही 200 रुपए, 2 साल की फीस। पूरे मास्टर्स हम लोग 200 रुपए में किए हैं, एमए की पढ़ाई 200 रुपए में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों हो गया। और क्या कमाल के टीचर थे। राज्य ने, इसलिए राज्य नियंत्रित करेगा तो ऐसा होगा। अब कौन पढ़ा रहा है? अब एमईटी विश्वविद्यालय कह रहा है 6 लाख रुपए दे दो, उसके बाद आ जाओ। आज की डेट में जब राज्य जब 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 प्राइवेट सेक्टर चलाएगा इंस्टीट्यूशन तो कैसा होगा? एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बच्चों से 30-30, 40-40 लाख रुपए साल में लिए जा रहे हैं। तो वही सब। अब बताइए, अब आपको याद आएगी समाजवाद की। अब आपको पता चल जाएगा पूंजीवाद क्यों बुरा है। और पूंजीवाद रहेगा तो कौन पढ़ेगा? संपत्तिशाली। किसको मकान मिलेगा? संपत्तिशाली। और आजकल तो तमाम दिल्ली में तमाम तमाम कंपटीशन चल रहे। पूंजीवाद ऐसे कंपटीशन बना रहा है, भाई रहने के लिए घर ही चाहिए, 2 कमरे घर हो जाए। या तो बिल गेट्स जैसा आदमी हो, या तो टाटा जैसे लोग, अभी भी 2 कमरे के मकान में रहते हैं लोग।
पूंजीवाद क्या कहता है? लग्जरियस घर में रहो। और वो लग्जरियस घर कैसा होगा? 5 करोड़ का, 10 करोड़ का लग्जरियस घर में रहो, दिखना चाहिए कि कोई आदमी रह रहा है, और लग्जरियस वाहन में चलो। इसीलिए पूंजीवाद ने स्वाभाविक रूप में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई, कंपटीशन बढ़ाया, शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ा दिया, तो समाज में विषमता अपने आप पैदा हो जाएगी। इसे जहां जहां पूंजीवाद रहेगा, समस्या क्या पैदा करेगा? विषमता। तो जैसे देश आजाद हुआ, पहला लोकसभा चुनाव होने वाला था 51-52 में, अक्टूबर 51 शुरू हुआ, 52 में खत्म हुआ। और जब ये चुनाव, पहला चुनाव हो रहा था, तो नेहरू हर जगह जा रहे थे कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, समाजवाद ला देंगे। और उसी चक्कर में राज्यों ने क्या किया, झगड़ा यहीं शुरू हुआ। राज्यों ने कहा अब हम 39 BC को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इसे पॉलिसी में लागू करेंगे। लोगों ने कहा लागू कैसे करोगे? तो उसके लिए फिर आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा 37। आर्टिकल महत्वपूर्ण है, इसकी भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये पीटी में पूछा गया सवाल है कि संविधान के, देखिए निदेशक तक से पीटी में क्या पूछा गया, आपको फिंगर टिप्स बता दें। एक बार पूछा गया है संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का प्रावधान किया गया है? केवल एकमात्र कहा, निदेशक तत्व। आपको हम आर्टिकल दिखा देंगे आगे, आर्टिकल 38। संविधान का कौन सा भाग है जहां लिखा गया है कि उस शासन का मूलभूत सिद्धांत है निदेशक तत्व? आर्टिकल 37। संविधान कौन सा भाग है जहां अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात है? निदेशक तत्व। ये ISPT के पूछे गए सवाल है। वो कभी आपसे आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, लेकिन कभी आप देखें तो उसका आधार देख सकते हैं। इसका मतलब है, अब यहाँ पे जब हम देखिए संविधान की बात करेंगे, खास तौर पर फंडामेंटल राइट, गोलकनाथ केस, केशवंत, तो हमें थोड़े टेक्निकल मामले पे जाना ही पड़ेगा, न चाहते हुए भी। जबकि हमारा क्या होता है, जब जैसे फंडामेंटल राइट से हम आगे निकलेंगे, ये सब कहानियां पीछे चली जाएंगी, हम बिल्कुल अप्लाइड मुद्दे पर आ जाएंगे। क्योंकि हमारा अप्रोच वकीलों वाला नहीं होता। हम बार बार कहते हैं पॉलिटी पढ़ना, नहीं, कुछ कुछ जगह हमें लॉ पर जाना ही पड़ता है। गोलकनाथ पे जाना पड़ेगा, केशवंत भारतीवाद को जाना ही पड़ेगा। और मामला शुरू कहां से हुआ, यानी संपत्ति का पूरा विवाद झगड़ा शुरू कहां से हुआ? पहला, आप याद रखिए, एक तरफ मूल अधिकार, मूल अधिकार में क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किसका भाग था? मूल अधिकार। और आप जानते हैं मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं। ये वाद योग्य होते हैं और क्या होते हैं? अधिशास्त्रपूर्ण। अब शब्दों पर ध्यान दीजिए, मूल अधिकार क्या होते हैं? वाद योग्य, जस्टिसेबल होते हैं। दूसरा, मूल अधिकार क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं, इनफोर्सेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? इनफोर्सेबल कहिए, बाध्यकारी कहिए, एक बार हिंदी में अधिशास्तिपूर्ण। शब्दों के हेरफेर से हमेशा परिचित रहिए। तो जस्टिसेबल मूल अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? जस्टिसेबल। और संपत्ति का अधिकार क्या है? जैसे कई 2-3 शब्द का, प्रवर्तनीय, इनफोर्सेबल, या बाध्यकारी, या अधिशास्तिपूर्ण। अब कई बार अनुवाद में ही समस्या आती है, इसका इंग्लिश में एक ही मतलब है, इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल। जस्टिसेबल का मतलब है अगर हमारे संपत्ति के अधिकार को कोई छुएगा, क्या करेगा, तब क्या करेंगे? हम जस्टिस, यानी अब तो चंचूड़ पास नहीं जाएंगे, अब तो मूल अधिकार रहा ही नहीं, संपत्ति का अधिकार था। तो जब भी कोई मूल अधिकार छुएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सीधे कहाँ जाएंगे? उच्चतम न्यायालय। जस्टिसेबल का मतलब है सीधे उच्चतम न्यायालय जाएंगे, और अनुच्छेद 32 में पढ़ना भी है। इसे जैसे आप मूल अधिकार को छुएंगे, इसे कहते हैं वाद योग्य। वाद योग का मतलब है, आप याद रखिए, किसी भी वाद योग का मतलब क्या है? राज्य का कोई भी ऐसा कार्य जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो, छीनता हो। राज्य कार्य कैसा होगा? पॉलिसी मेकिंग होगी। राज्य काम क्या होगा? लॉ होगा। राज्य के द्वारा बनाई गई किसी विधि से, किसी पॉलिसी से मूल अधिकार का उल्लंघन होता तो उसके विरुद्ध मैं उच्चतम न्यायालय में जाऊंगा, जस्टिसेबल, उसको चुनौती में दूंगा।
उच्चतम न्यायालय में चुनौती दूंगा, उसके विरुद्ध मैं जाऊंगा। और अधिशासपूर्ण का मतलब है उच्चतम न्यायालय सरकार को क्या करेगा, ठासेगा। उच्चतम न्यायालय सरकार को डांटेगा। उच्चतम न्यायालय उस न्याय को, उस मूल अधिकार को जमीन पे लागू कराएगा। उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, उसे लागू कराएगा। इसे इन्फोर्सेबल है। लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय सरकार को आदेश देगा। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई विधि बन गई, अगर कोई विधि बन गई और उससे हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ, तो हम कहाँ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय। इसलिए वादे योग्य कि हमारे पास एक रेमेडी है, हमारे पास एक उपचार है कि जब भी हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन किसी विधि के द्वारा होगा तो मैं सीधे उच्चतम न्यायालय जाऊंगा पहला। और अगर उच्चतम न्यायालय जाऊंगा तो उच्चतम न्यायालय का दायित्व है उस अधिकार को बाध्यकारी रूप में लागू कराना। उच्चतम न्यायालय सरकार को आदेश देगा और उच्चतम न्यायालय का निर्णय, आदेश सरकार के लिए बाध्यकारी है, तो उच्चतम न्यायालय बाध्यकारी कराएगा। ये है फंडामेंटल राइट के रूप में मूल अधिकार। और संपत्ति का अधिकार क्या था, मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या था, मूल अधिकार था। दूसरा, अब दूसरी समस्या, अब दूसरा है निदेशक तत्व, डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, क्या हुआ, यस, जी की जगह एफ, 19(1) सब क्लॉज एफ। तो संपत्ति का अधिकार। अब दूसरा झगड़ा कहाँ चल रहा था, अब देखेंगे जैसे हम, आपको याद है कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां मूल अधिकार निदेशक तत्व में पहली बार ही टकराहट हो गई हो। मूल अधिकार निदेशक तत्व को लेकर टकराहट दो लेवल पर चल रही थी। पहली बार मूल अधिकार निदेशक तत्व को लेकर कहां टकराहट हुई थी, मूल अधिकार निदेशक तत्व को लेकर पहला मामला कौन सा था, कहां टकराहट हुई थी, चंपकम दोरई राजनवाद। मूल अधिकार निदेशक तत्व को लेकर पहला संघर्ष कहाँ आया था, चंपकम दोरई राजनवाद। अरे मेरे बच्चे भूल जा रहे हो, चंपकम दोरई राजनवाद, रिवीजन भी तो कर दे रही है। इसलिए चंपकम दोरई राजनवाद क्या था, मैं आपको फिर बता दूं। इसलिए लगता है कि मूल अधिकार बाध्यकारी है, प्रवर्तनीय है। मद्रास राज्य ने आरक्षण किया, और मद्रास राज्य ने आरक्षण किया तो चंपकम ने कहा कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ। किस मूल अधिकार का, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का। उनका मेरे अधिकार का उल्लंघन हुआ और इसीलिए वो सीधे उच्चतम न्यायालय गए, क्योंकि वाद योग्य है आर्टिकल 32 में मूल अधिकार। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने मद्रास सरकार के आरक्षण के प्रावधान को टोटे टोटे कर दिया। ये प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब है इनफोर्सेबल। ठीक वैसे ही दूसरा झगड़ा यानी संपत्ति के अधिकार को लेकर, यानी कुल मिला के मामला ये संपत्ति का नहीं है, मामला मूल अधिकार निदेशक तत्व के संघर्ष का है। बाकी निदेशक तत्व के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हम बता देंगे, लेकिन झगड़ा तो यही शुरू होता है। दूसरा जो मामला निदेशक तत्व का था, आप याद रखिए, पहली बात, निदेशक तत्व में एक आर्टिकल है 37 जिसमें क्या लिखा गया है, निदेशक तत्व 37 में क्या है, निदेशक तत्व शासन के मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस। निदेशक तत्व शासन के मूलभूत सिद्धांत है। निदेशक तत्व शासन के मूलभूत सिद्धांत है जिन्हें राज्य नीतियों के माध्यम से क्रियान्वित करेगा, जिन्हें राज्य नीतियों के माध्यम से क्रियान्वित करेगा। लेकिन इसके लिए कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। 37 बात लिखी गई है, इसे क्रियान्वित करवाने के लिए, इसे
लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता। न्यायालय की सहायता नहीं लेगा। इसे लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय की सहायता नहीं लेगा। तो अब सवाल है, न्यायालय की सहायता नहीं ले, किसकी सहायता फिर ले? इसका मतलब है निदेशक तत्व को लागू करने के लिए हमें किसके भरोसे रहना पड़ेगा? मोदी जी के, योगी जी के, दीदी के, पटनायक के। निदेशक तो लागू ये करेंगे। निदेशक तत्व, अब निदेशक तक शासन की मूलभूत सिद्धांत है। आप कहेंगे सर शासन क्या होता है? भाई शासन का मतलब क्या है? देखिए, गवर्नमेंट का मतलब है सरकार के तीन अंग। शासन का मतलब है सरकार के तीन अंग के द्वारा ही नहीं, बल्कि कोई भी सरकार के साथ चलने वाली एजेंसी हो, सबके कार्य मूल मिलाकर गवर्नेंस कहलाएंगे। गवर्नेंस का मतलब है कि स्वाभाविक रूप में सरकार प्लस नागरिक समाज, सरकार प्लस बाजार, सब मिला गवर्नेंस आ जाएगा। यानी पूरे शासन का मूलभूत उद्देश्य क्या है? सीधी बात ऐसे करिए, शासन क्या करता है? विधि का निर्माण करेगा। शासन करे क्या करेगा? नीति का निर्माण करेगा। तो नई शिक्षा नीति किसने बनाई? शासन ने। तो नई शिक्षा नीति बनाने में अब शब्दों को थे, शासन का मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए, यही शब्दों को रीड बिटवीन द लाइन पढ़ने की आवश्यकता होती है इत्मीनान से। ये बताइए, अगर सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई, किस बात को ध्यान में रखा जाए? सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है, पॉलिसी ला रही है। पॉलिसी लाने में संविधान का ध्यान रखेगी नहीं रखेगी? कौन से संविधान का ध्यान रखेगी? क्या? निदेशक तत्व। बड़ी ध्यान देने की बात है। अब सवाल यह है, सरकार विधि ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, तो किसके लिए, किसका ध्यान रखेगी? आरक्षण ला रही है, किसका ध्यान रखेगी? धीरे से बोल रहे हैं, ध्यान देखिए। अरे मेरे बच्चों, आप याद रखो, सरकार शासन के मूलभूत सिद्धांत का मतलब है शासन के सारे कामों का प्रतिफल। शासन चलेगी क्यों? चुनाव जीतने के लिए। शासन का उद्देश्य क्या है? सरकार बनाना, चुनाव जीतना, या क्या करना है? इसलिए जब जब संसद ने आरक्षण दिया तो क्या किया? निदेशक तत्व का पालन किया। नई शिक्षा नीति बनाई तो क्या किया? निदेशक तत्व का पालन किया। बिहार सरकार से मैं बहुत खुश हूं, बंद कर दिया, बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? कमाल की बात है कि यही बुद्धिमत्ता मैं आपसे चाहता हूं। मैंने एक नाम लिया, आपने उत्तर दे दिया। वाह मेरे बच्चों, दिल खुश हो गया। यही तरीका यहाँ भी अपनाना है। यही है रीड, यही मैं कहता हूँ, शब्दों को समझेंगे, भावना को। यही है भावना। इसलिए अब जरा सोच के देखो, इसलिए मद्रास सरकार ने जब रिजर्वेशन दिया था तो यही दावा किया। मद्रास सरकार से पूछा गया, चंपकम तो राजन जब उच्चतम न्यायालय में गए तो मद्रास सरकार से पूछा गया क्या सोच के आरक्षण दे दिया? दिया क्यों? मद्रास सरकार ने कहा, सुन नहीं रहे हो आर्टिकल 37? तो 37 में क्या है? और उनका निदेशक तत्व है, शासन का फंडामेंटल प्रिंसिपल। लोग ने कहा नहीं, समझ नहीं पाए। ये शासन का फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब डॉक्टर अम्बेडकर की इच्छा, गांधी का सपना, सरदार पटेल की भावना। ओ, इसलिए ये निदेशक तत्व है, डॉक्टर अम्बेडकर का आदर्श है। ये निदेशक तत्व है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है। ये निदेशक तत्व है, यह सामाजिक न्याय का फार्मूला है। ये निदेशक तत्व है, सोशल इंजीनियरिंग का तरीका है, कहने का तरीका है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कह दिया था, याद रखिए, ये निदेशक तत्व नहीं है। आपके कमरे में एक लिखा ऐसा वाक्यांश है, दो चार वाक्य, जिसको रोज आप देखते हैं और इनर्जाइज होते हैं कि हाँ, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागृत हो। उठने और जागृत होने में फर्क है। आप उठते हैं, जागृत भी होते हैं। अच्छा, उठने और जागने में फर्क है? मुझे नहीं पता चलता। तो मेरे मेरे बच्चों, इसलिए सरकार क्या करेगी? सरकार हमेशा इनको लागू करेगी। तो मामला, यही मामला गड़बड़ाया।
अब बताइए सरकार का उद्देश्य क्या है? निदेशक तत्व को लागू करना, लेकिन उसलिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसके लिए क्या जा सकते हैं? न्यायालय। तो सवाल ये है, न्यायालय नहीं जा सकते। अब चक्कर मामला जब ये फंसेगा कि आप कहोगे सर क्या मैं अनुच्छेद 32 लेकर जाऊं और कहूं कि तत्काल संसद यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लॉ बना दे, मैं कहूंगा नहीं आ सकते। आप कहोगे सर मैं तुरंत जाना चाहता हूं उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाकर ये बताना चाहता हूं किस तरीके से हर व्यक्ति को काम का अधिकार मिल जाए, मैं कहूंगा नहीं जा सकते। इसका मतलब आपको किसके भरोसे रहना पड़ेगा? सरकार के। और सरकार ने क्या करेगी? और सरकार ने आधा आप देख लेंगे, हमारे संविधान संशोधन में आधा संविधान संशोधन निदेशक तत्व को लागू करने के लिए हुआ है। आधा पॉलिसी विधियां सब निदेशक तत्व को लागू करने के लिए तो है। लेकिन मामला अब सरकार कहेगी मैं निदेशक तत्व लागू करूंगा। अब निदेशक तत्व सरकार लागू करेगी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अब सरकार ने कहा निदेशक तत्व लागू करने के दो बहाने आए। एक, पहली बार मद्रास सरकार ने कहा कि हम 46 लागू करेंगे। तो आर्टिकल 46 में क्या है? जब यही तो मद्रास सरकार ने पहली बार इसका प्रयोग किया, यानी राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वीकर सेक्शन, हमारे यहाँ वीकर सेक्शन का प्रयोग केवल आर्टिकल 46 में है। तो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो जैसे आर्टिकल 46 के इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, तो मद्रास सरकार ने क्या कर दिया? मद्रास सरकार ने आर्टिकल 46 को क्रियान्वित करने के लिए आरक्षण दे दिया। मद्रास सरकार ने कहा देखो भाई हम जाति के आधार पर आरक्षण देंगे, क्योंकि आर्टिकल 46 ही कह रहा है कि हम अनुसूचित जाति जनजाति वीकर सेक्शन कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। और इधर तक मद्रास सरकार ने आरक्षण दिया, बिहार सरकार भूमि सुधार आंदोलन लेकर आ गई, भूमि सुधार कानून लेकर आ गई। क्योंकि भूमि का मामला अगर आप पूछेंगे कि लैंड रिफॉर्म संसद ने क्यों किया, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य सूची का विषय संघ में, ये विषय संघ का नहीं है, राज्य का है। तब तक कौन आ गया? तब तक राज्यों ने आगे कहा भाई अब हमें और भी कुछ इम्प्लीमेंट करने का मन कर रहा है। तो लोगों ने कहा क्या? कहा 39BC। उन्होंने कहा कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? उन्होंने कहा जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार। जमींदारी उन्मूलन और लैंड रिफॉर्म। तो स्वाभाविक तौर पर जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, ये राज्य सरकार इसके लिए विधि लेकर आ गई। और इसलिए हर राज्य ने लगातार जमींदारी सुधार और भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम लाया। और भूमि सुधार का सीधा मतलब था, हर राज्य ने कह दिया कि भाई एक राज्य में एक व्यक्ति की अधिकतम लैंड सीमा इतनी होगी। अगर मान लीजिए किसी राज्य ने कह दिया 5 हेक्टेयर, किसी ने 6, किसी ने 3, राज्य ने अलग अलग कानून बनाया और राज्य ने कह दिया इस सीमा से ज्यादा भूमि जिसके पास होगी वो सारी भूमि किसकी हो जाएगी? राज्य की। वो सारी भूमि किसकी हो जाएगी? राज्य की, सरकार की। अब कानून बना दिया, लेकिन सवाल है राज्य ने तो बना दिया, इसका मतलब है राज्य ने अगर जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम बनाया तो ये फंडामेंटल राइट को छीन रहा है कि नहीं छीन रहा है? कौन से फंडामेंटल राइट को छीन रहा है? इसलिए लड़ गए आपस में 1939। अच्छा देखने में 19 छोटी नंबर है, 39 बड़ी नंबर है। 1939 लड़ेगी, आपस में टकरा गए। यही मामला था, पहली बार मूल अधिकार निरीक्षक तो आपस में टकरा गए। अब टकरा गए तो स्वाभाविक रूप में उच्चतम न्यायालय में मामला आएगा। उच्चतम न्यायालय किसको प्राथमिकता दे? इसलिए पूरा झगड़ा शुरू हुआ संपत्ति के अधिकार को लेकर। मूल अधिकार निदेशक तत्व के मामले में पूरा झगड़ा कहां शुरू हुआ? पहला जो चंपकम दुरे राजनवादी में आया, एक तरफ मूल अधिकार का क्लॉज 15(1) जो मैंने पहले बता रखा है, क्लॉज 29(2) टकरा रहा था निदेशक तत्व के आर्टिकल 39(B) और C के साथ। पहला मामला ये टकरा रहा था निदेशक तत्व के आर्टिकल
46 के साथ। और फिर ये मामला हो गया चंपकम दोरईराजन। पहला झगड़ा आया। दूसरा मामला टकरा रहा था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का। किसके साथ झगड़ा हो रहा था? 39 बी और सी के साथ। और स्वाभाविक रूप में मामला आया शंकरी प्रसाद केस में। वैसे शंकरी प्रसाद वाद का जो केस था ये केवल इसी संबंधित नहीं था, पहले संविधान संशोधन से भी जुड़ा हुआ था। शंकरी प्रसाद वाद प्रथम संविधान संशोधन से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन मामला ये था पहले संविधान संशोधन से मामला जुड़ गया। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये मामला जुड़ा। इसलिए आप जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ मूल अधिकार निष्पक्ष तो आपस में टकरा गए। आपस में टकरा कैसे गए? क्या ये कल्पना हमने की थी? तो फिर संपत्ति के मामले को आगे लेकर बढ़ेंगे, एक बात यहाँ लिख लीजिए। फिर हम संपत्ति को लेकर आगे बढ़ेंगे, एक बात आप लिख लीजिए, जो आईएएस मेंस में पूछा गया सवाल है पॉलिटिकल साइंस में, लिख लीजिए। क्योंकि ये विवाद आज तक कभी पूछा नहीं गया। देखिए एग्जामिनर पूछे क्या पूछा है, सीधा उसका प्रयोग बताइए, प्रासंगिकता बताइए, वहां पे एग्जामिनर आ जाता है। लेकिन थोड़ा विवाद जब तक हम नहीं समझेंगे प्रासंगिकता पर कैसे आएंगे? और हमें पीटी भी पढ़ना होता है, इसे बेसिक विवाद हमें देखना पड़ता है। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? अब यहाँ तक समस्या नहीं, इसमें जीता कौन, क्या अनुमान कर रहे हैं? अब दोनों में कौन जीतेगा? मूल अधिकार जीतेगा, निरीक्षक जीतेगा? क्यों? अच्छा, मूल अधिकार जीतेगा। ये बता, अगर मूल अधिकार जीतेगा संसद क्या करेगी? अगली चीज, पहला हेडिंग, पहला हेडिंग है संविधान की अंतरात्मा। लिख लीजिए बात, पहला हेडिंग है संविधान की अंतरात्मा, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मूल अधिकार और निदेशक तत्व, ये ग्रेनुल ऑस्टिन कथन है। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और इसका मतलब है, इससे ये भी देख सकते हैं एग्जामिनर कहाँ सवाल लेता है, भाई यही तो उसके रेफरेंस किताब होती है। क्या लिखा? संविधान की अंतरात्मा, तो लिख लीजिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व, मूल अधिकार और निदेशक तत्व संविधान की अंतरात्मा है। अब देखिए पीटी के लिए शब्दों को ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 कहा था ये हार्ट एंड सोल है, इसको क्या कहा? अंतरात्मा। और ये कौन कह रहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ये मत उनका है, संविधान की अंतरात्मा है। क्योंकि भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। क्योंकि भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है और सामाजिक क्रांति और न्याय के इन सिद्धांतों का प्रयोग सामाजिक क्रांति और न्याय के इन सिद्धांतों का प्रयोग संविधान के इन्हीं दो भागों में किया गया है।
सामाजिक न्याय और संविधान के इन आदर्शों का प्रयोग संविधान के इन्हीं दोनों भागों में किया गया है। या सामाजिक न्याय का प्रावधान संविधान के इन्हीं दो भागों में किया गया है। संविधान के इन्हीं दो भागों में किया गया है। अगला पॉइंट, मूल अधिकार में नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब देखते कैसे इन चीजों को शॉर्ट करते हैं। अब हम आर्टिकल वाइज बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें मूल अधिकार निश्चित तो दोनों को समराइज करना है। मूल अधिकार में नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ब्रैकेट में आर्टिकल 19, 21, 25। मूल अधिकार में नागरिक अधिकार को उल्लेख किया गया आर्टिकल 19, 21, 25। जबकि निदेशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। निदेशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, ब्रैकेट में आर्टिकल 41। निदेशक तत्व में सामाजिक आर्थिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, ब्रैकेट में आर्टिकल 41, जिसमें कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। जिसमें कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। अगला पॉइंट, मूल अधिकारों में उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों में उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। यह उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार उल्लिखित हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार उल्लिखित हैं। इसलिए गरिमा में जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, गरिमा में जीवन ब्रैकेट में आर्टिकल 21, जो आर्टिकल याद है बस ब्रैकेट में लिख दीजिए, एज इट इज नहीं लिखना है। मूल अधिकारों में गरिमा में जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार शामिल किया गया है। जबकि निदेशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र ब्रैकेट में आर्टिकल 39 BC, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र ब्रैकेट में आर्टिकल 39 BC, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र ब्रैकेट में आर्टिकल 39 BC तथा समाजवाद के बीज का उल्लेख किया गया है। 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 अगला पॉइंट, मूल अधिकार और निदेशक तत्व के माध्यम से, मूल अधिकार और निदेशक तत्व के माध्यम से संविधान निर्माताओं के द्वारा
मूल अधिकार और निरीक्षक तत्व के माध्यम से संविधान निर्माताओं के द्वारा उदारवाद, समाजवाद, गांधीवाद, मूल अधिकार और निरीक्षक तत्व के द्वारा संविधान निर्माताओं ने समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद जैसे आदर्शों का समावेश किया है। समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद जैसे आदर्शों का समावेश किया है। समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद जैसे आदर्शों का समावेश किया गया है। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और स्पेस देख लिखो, आप कैसे लिखते हैं यार? कितनी बार मैंने आपको बताया? क्या नहीं, अब बहुत सारी गंदी आदतें हैं, ये काम सुधारने का है मेरा। अरे मेरे बच्चे, ये कोई जवाब है? आदत नहीं है। अब कोई गंदी बात करोगे तो मैं कह दूंगा आदत है मेरी, मैं ठांसूंगा फिर वहां पे। एक बार मैंने कह दिया तो मानना चाहिए आपको। बच्चे आजकल जवाब, बच्चे की आदत नहीं है, अभी यही तो आदत ठीक करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। क्या लिखा आपने? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन आदर्शों को क्रियान्वित करने के साधन मात्र हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन आदर्शों को क्रियान्वित करने के साधन मात्र हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन आदर्शों को क्रियान्वित करने के साधन मात्र है। तो अब जरा सोच के देखिए, संविधान निर्माता मूल अधिकार, निरीक्षक तत्व को अलग मानते थे या एक ही सिक्के के दो पहलू मानते थे? और यकीन मानिए, यकीन के क्या, लिख ही लीजिए, लिख ही लीजिए। नहीं, ये बाद में गड़बड़ा जाए, अगले लिख लीजिए। संविधान सभा में मूल अधिकारों की उप समिति जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित हुई थी। मूल अधिकारों की उप समिति जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित हुई थी। जबकि निदेशक तत्वों के लिए किसी भी समिति का निर्माण नहीं किया गया था। मूल अधिकारों की उप समिति जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित हुई थी। जबकि निदेशक तत्वों के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया था। संविधान सभा सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान सभा सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ने इन मूल अधिकारों को ही दो भागों में संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ने इन मूल अधिकारों को ही दो भागों में विभाजित करने की सलाह दी थी। इन मूल अधिकारों को दो भागों में विभाजित करने की सलाह दी थी, जिसमें भाग 3 में वाद योग्य अधिकारों को रखा गया, और भाग 4 में अवाद योग्य अधिकारों को रखा गया। भाग 3 में वाद योग्य अधिकारों को रखा गया, जबकि भाग 4 में अवाद योग्य अधिकारों को शामिल किया गया।
भाग 3 में वाद योग अधिकारों को रखा गया, जबकि भाग 4 में अवाद योग अधिकारों को शामिल किया गया। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे कुल मिला के मूल अधिकार निष्ठा तत्व क्या है? संविधान सभा की आत्मा है, यही उद्देश्य था उनका। अगर आप पूछेंगे कि तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये मैंने कहानी क्यों बताई, क्योंकि मूल अधिकार निष्ठा तत्व में ऐसा झगड़ा हो जाएगा संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था, और ऐसा डेमोक्रेसी में होता ही है। हमने जिस समय संविधान बनाया उस समय परिस्थिति कुछ और थी, बाद में कुछ और मामला गया। इसीलिए आपको हम याद दिला दें, कई बार हमें सोचते हैं निरीक्षक तत्व अलग है। हाँ, अलग रखे गए, निरीक्षक तत्व अलग रखे गए, क्योंकि इन सारे निरीक्षक तत्वों को हम मूल अधिकार में रख लेते, बशर्ते हमारे देश के पास अमेरिका और इंग्लैंड जितना पैसा होता। अगर अमेरिका जितना पैसा होता, स्विट्जरलैंड जितना पैसा होता, तो स्विट्जरलैंड में 2 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलता है व्यक्तियों को। ऑस्ट्रेलिया में स्वीपर को जो झाड़ू लगाता है उसकी सैलरी 3 लाख रुपए महीने है। तो भाई इतना पैसा हमारे पास होता तो हम डीपीएसपी जैसा कोई अध्याय अलग से लिखते नहीं। इसे आप याद रख लीजिए, डीपीएसपी को लिखना ही इसलिए पड़ा क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था कि हम तत्कालिक क्रियान्वित कर दे। बहुत ध्यान से आप देखेंगे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19 इनको देने के लिए अठन्नी नहीं चाहिए। भाई अधिकार दे दिएगा, बोलो, अब नहीं बोलो, बोलो आपकी मर्जी है, कहाँ बोलो आपकी मर्जी है। बता दिया गया समूह बनाओ, संगठन बनाओ, आओ जाओ। अब आप यहीं पड़े हुए हैं तो कोई क्या करे? अधिकार तो दे दिया गया, आओ जाओ, धार्मिक अधिकार दे दिया गया। इसलिए सवाल यह है, इन अधिकारों को, भाग 3 के अधिकारों को देने में सरकार के लिए कोई खर्च नहीं है, लेकिन जब आप स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, शिक्षा का अधिकार देंगे, इसलिए हमारे संविधान में निरीक्षक तत्व का आर्टिकल 1 था 45। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ठीक है निरीक्षक तत्व को क्रियान्वित राज्य करेगी। तो लोगों ने कहा राज्य कैसे करेगी, इसी बड़ी आलोचना लगी। निरीक्षक तत्व आगे आगे बताएंगे, अपनी आलोचना को बता देंगे, लेकिन राज्य करेगा तो लोगों ने कहा फिर वही बात हो गई, राज्य करेगा इसका मतलब निरीक्षक तत्व है क्या? निरीक्षक तत्व टेक्निकली नैतिक ही तो है। आप याद रखिए, जो कोर्ट में लागू ना कराया जा सके उसको क्या कहेंगे? नैतिक। और जिसे कोर्ट में लागू कराया जा सके उसे क्या कहेंगे? जैसे कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन कर दे तो कोर्ट लॉ इन्फोर्स करेगी या नहीं करेगी? इसे जिसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहा जाता है कौन है? वो पुलिस है। पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है। अब आप कह दो नैतिकता का सिद्धांत क्या है? हमें भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ये नैतिकतावादी शब्द है। और भ्रष्ट होंगे तो ईडी खोपचे में ले लेगी, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, नैतिकता की बात नहीं है। निरीक्षक तत्वों का अध्याय कैसे हैं? नैतिक। राज्य लागू करेगा तो आप पूछोगे राज्य लागू नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? देखिए हम कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। राज्य लागू करेगा, लेकिन राज्य की नीयत पर भरोसा रखिए, राज्य अच्छी संस्था है, राज्य लागू करेगा। कई लोग इसी बात पे लेके बड़े उखड़ते थे, अरे ये कौन सी बात हो गई, हमें न्यायालय में जाने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है, आप में जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने अनुच्छेद 32 का प्रयोग या 226 का प्रयोग अभी तक किया है? किसी ने किया है? आगे भी नहीं करेंगे, यकीन मानिए। आज तक इतने हम कितने बच्चों को हमने पढ़ा दिया, मैं लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, कभी मैंने देखा अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया है? अनुच्छेद 32 का प्रयोग करना इतना आसान है क्या? कपिल सिब्बल को पकड़ना पड़ेगा। कपिल सिब्बल कितना रुपए ले? 30 से 40 साल कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी सब लॉयर है, और 30 से 40 लाख रुपए इनकी फीस है एक सुनवाई की 10 मिनट के लिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, पूरी केस की नहीं, कोई वकील पूरे केस की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो कहता है आज की सुनवाई है, बताइए ये फीस है, मैं आर्गुमेंट कर दूंगा, 10-5 मिनट के लिए खड़ा हो जाऊंगा, मैं आर्गुमेंट कर दूंगा। लेकिन इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुफ्त दलिया नहीं खाई? अच्छा बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं आपको निरीक्षक तत्व का फायदा मिला है, फंडामेंटल राइट का? अरे मेरे बच्चों, जितने आप लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्यवसाय का चयन आपने किया, आपके दोस्त पता नहीं कितने गांव में पिछड़ गए, पढ़ लिख नहीं पाए। दिल्ली में आने के कितने लोगों को सौभाग्य मिलता है? तो जरा सोच के देखिए क्यों। इसका मतलब है निदेशक तत्व एक ऐसा अध्याय है जो राज्य लागू करेगा, और राज्य पर इतना भरोसा रखिए, राज्य लागू ही करेगा। और डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया,
डॉक्टर अम्बेडकर आलोचना लोगों ने कह रहे बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। देखिए, बड़े लोग हैं बड़ी ही बड़ी बात करेंगे, छोटे लोग छोटी छोटी बात करेंगे। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें कैसी होती है, इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं। जैसे दो दोस्त गए थे एक मेले में, दोनों बेरोजगार थे। अब देखो, छोटी बात बड़ी बात में क्या फर्क होता है। तो एक दोस्त ने कहा ऐसा है यार, देखो पैसा वैसा कुछ है नहीं, मेले में आ गए हैं और अब क्या किया। अच्छा, मेले का मतलब है आज के जमाने का मॉल, पहले का मेला। तो एक दोस्त ने कहा ऐसा है भाई, झूठ मूठ का चुरमुरा खाते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा यार, जब झूठ मूठ का ही खाना है तो चुरमुरा के और रसमलाई क्यों नहीं खावे। यही सोच का अंतर है। एक बार याद रखिए, कई कई लोग सोच बड़ी रखते हैं कि दोस्त चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं मर्सिडीज लेकर आऊंगा। और कई यही वादा नहीं कर पाते। अरे वादा तो कर दो यार, नहीं लेकर आओगे तो बाद में देखा जाएगा। कई लोग कहते हैं ना ना ना, मैं मोटरसाइकिल ही दे पाऊंगा तुमको, बाइक दे पाऊंगा, उसके आगे कुछ दे ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, हमारे संविधान में आता नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, ये बड़ी आत्माएं थे। तो बड़ी आत्माएं थे तो वादा भी बड़ा बड़ा कर दिया। उनका सभी को शिक्षा दे देंगे, सभी को स्वास्थ्य दे देंगे। कुछ लोगों ने कहा ये देखो सब मुंगेरी लाल बन गए हैं। ये चुनावी वादा कर रहे हो, कर क्या रहे हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा अरे चिंता मत करो, सब लागू करेंगे। तो कुछ लागू नहीं कर पाओगे आप। और जेनिंग्स ने इसकी बड़ी आलोचना की। जेनिंग्स से पूछा गया निदेशक तत्व है क्या, उनका बड़ी बड़ी लोगों की बड़ी बड़ी बातें। तो आज इसी बात को सैद्धांतिक रूप में कहें, पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा। अच्छा, हम लोग थोड़ी कम पुण्य आत्मा है, हम तो ये कहेंगे हम बेकार आत्माएं हैं। अच्छा, बड़ी पुण्य आत्मा कौन है। अरे भाई, जो शासन में है, मोदी जी, दीदी, सब पुण्य आत्माएं ही तो है। ये सब बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, शासन सत्ता में है। इसलिए ये जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, उनका जो उद्गार था, भावनात्मक उद्गार था कि हम ये कर देंगे। कुछ लोगों का गांधी बाबा को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि थी निदेशक तत्व। क्यों, क्योंकि संविधान लिखा जा रहा था। और संविधान लिखा जाता था, सीमा नारायण अग्रवाल खड़े हुए, गांधीवादी मेंबर थे संविधान सभा में। एस एन अग्रवाल ने कहा गांधी बाबा के साथ धोखा। ये बताओ आप लोग, राष्ट्रपिता कौन थे इस देश के। गांधी बाबा थे। कहीं बताओ गांधी का उल्लेख संविधान में कहाँ है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने वी एन राव से कहा कि राव साहब जरा देखो, गांधीवाद का सिद्धांत कहीं संविधान में लगा है कि नहीं लगा है। सारा संविधान पढ़ रहा, कहीं नहीं था। उनका गांधी बाबा को संविधान में शामिल करना मांगता है। कहाँ शामिल किए जो तो पता चला सब। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक अध्याय जहाँ खोसा जा सकता है, तो कौन सा, निदेशक तत्व। जहाँ कुछ नहीं लग रहा है वो कौन सा है, निदेशक तत्व। घुस गया वहीं पे। तो लोगों ने कहा गांधी बाबा को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है। कुछ लोगों का भावनाओं का कूड़ेदान। एक बार जानते हैं भावनाओं का कूड़ेदान कैसा होता है। कई बार अभी युवावस्था में भावनाएं खूब आती हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। भावनाएं कैसी आती हैं, बस एक बार मुझे वर्दी मिल जाए, मैं समाज से अपराध, अव्यवस्था, न्याय स्थापित कर दूंगा। ये भावनाओं का कूड़ेदान मात्र है। अरे जब मिल जाएगी तब बताना। लेकिन अच्छा, भावनाओं का कूड़ेदान क्या है। जैसे कि कई बार किसी को देख कैसी शेरो शायरी करते रहते हैं, भावना को तुम्हें देखा तो ऐसा लगा। ये भावनाओं का कूड़ेदान मात्र है, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा ये भावनाओं का कूड़ेदान था, और कुछ लोगों ने कहा ये पहली लोकसभा के चुनावी घोषणा पत्र था ये। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं नहीं, जितने भी लोग आप सब लोग कह रहे हो सब बेकार की बातें हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा जबरदस्त बचाव किया, और जेनिंग्स ने बड़ी जबरदस्त आलोचना की। कैसे, लिख लीजिए। फिर इसी मुद्दे पर तो यहाँ पर आएंगे। यही तो, इसी बहाने मैंने बता दिया, निदेशक तत्व संविधान सभा की अंतरात्मा है। निदेशक तत्व मूल अधिकार, यही तो संविधान कोर है। यानी हमारे पूरे संविधान के दो पिलर कौन से हैं, राम लखन, मेरे दो अनमोल नयन। कौन है, तो संविधान के दो अनमोल नयन कौन से हैं, मूल अधिकार। अरे यही तो हमारा संविधान बनाना चाहता था, बाकी तो सरकार थी। तो संविधान का पर्पज क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाना, यूपीएससी, न्यायपालिका, एक नया समाज बनाना। तो नए समाज के बनाने का आश्वासन कहाँ था, यहीं पे था। आगे लिख लीजिए। और जेनिंग्स ने बड़ी बढ़िया आलोचना की, कैसे, लिखिए। और डॉक्टर अम्बेडकर उतना अच्छा बचाव किया। आगे लिख लीजिए। जेनिंग्स ने, विद्वान का नाम है जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स।
जेनिंग्स ने निदेशक तत्व की आलोचना करते हुए कहा, जेनिंग्स ने निदेशक तत्व की आलोचना करते हुए कहा कि ये पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। पुण्य आत्माएं, पायस एस्पिरेशन। अरे पुण्य आत्मा मतलब नहीं बता दिया मैंने, बड़ी बड़ी आत्माएं। इसमें इंग्लिश में पायस, PIOUS, पायस एस्पिरेशन, पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। निदेशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। उन्होंने कहा पुण्यात्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। उन्होंने कहा निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जिससे संविधान का अवमूल्यन होता है। निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जैसे संविधान का अवमूल्यन होता है। अभी कैसे होता है, एग्जाम्पल बताऊं आपको कैसे होता है। अच्छा मान लीजिए किसी राज्य ने कोई विधि बनाई। अब मान लीजिए भूमि, किसी राज्य ने कोई विधि बनाई, तो क्या इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं निदेशक तत्व के खिलाफ है? अब फिर से सुन लीजिए भाई, स्वाभाविक रूप से किसी राज्य ने विधि बनाई, तो क्या इसी आधार पर न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं निदेशक तत्व के खिलाफ है क्या? मूल अधिकार को। इसका मतलब दूसरी बात सुनिए, संविधान सर्वोच्च विधि है नहीं है, तो संविधान के सर्वोच्च विधि होने का क्या मतलब है? इसे बहुत ध्यान सुनने की बात है। निदेशक तत्व में शामिल कर लेना, संविधान में किसी भाग को शामिल कर लेना, फिर ये कह देना लागू होगा नहीं होगा। आप संविधान का अवमूल्यन कर रहे हैं, ऐसा जेनिंग्स का तर्क है। तर्क के पीछे में कारण बता दिया। भाई संविधान की मूल परिभाषा क्या है? सबसे बड़ी विधि संविधान है, और संविधान में कोई भाग शामिल करना होगा। आपने क्या कहा? ठीक है, लागू कर देंगे, हम कर देंगे, किसी भी से टकरा जाए कोई फायदा नहीं है, न्यायालय में आप जा नहीं सकते। तो आप तो संविधान को नीचे दिखा रहे हैं। बहुत खतरनाक बात यह है। तो संविधान सर्वोच्च विधि कैसी हुई? और संविधान में नैतिकता के लिए कौन सी जगह है भाई? नैतिकता का अध्याय कहीं और बता दिया होता। संविधान में नैतिकता की बात लिख रहे हो आप। क्या लिखा आपने? संविधान का अवमूल्यन होता है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है। संविधान का अवमूल्यन होता है क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है। अगला पॉइंट, जेनिंग्स ने यह भी कहा जेनिंग्स ने यह भी कहा कि यदि निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा, यदि निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा, यदि निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा, तो इससे संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष होगा। यदि निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा, इससे संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष होगा और लोकतंत्र में टकराव उत्पन्न होगा। संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष होगा और लोकतंत्र में टकराव उत्पन्न होगा।
अब इसी बात को यहाँ जोड़ के देख लीजिए, और रियली में टकराव उत्पन्न हो गया, और रियली में टकराव उत्पन्न हुआ। वैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था, तो डॉक्टर अम्बेडकर जवाब लिख के फिर यहाँ पर आए। अब ध्यान सोचने की बात है, कभी आपको याद है संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष? अभी के संसद में अलग पढ़ना है, न्यायपालिका अलग पढ़ना है, लेकिन संसद न्यायपालिका के बीच का संघर्ष क्या मूल अधिकार और निरीक्षक तत्व की कहानी के बिना शुरू होगा? निरीक्षक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी आएगी? संसद की। मूल अधिकार की रक्षा का दायित्व किसका आएगा? इसे हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मूल अधिकार निरीक्षक तत्व टकराएगा तो संसद न्यायपालिका का टकराना तय है, और ऐसा हुआ। और जबकि हमारे संविधान निर्माताओं लिख रखा था कि भाई हम संसदीय सर्वोच्चता रखेंगे, न न्यायिक सर्वोच्चता। इसीलिए अब फिर इस बात को ध्यान सुनिए, शायद इसीलिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया था। संविधान निर्माताओं की इस बात की आशंका थी, अमेरिका का उदाहरण देखा था कि वो मानते थे, अमेरिका का उदाहरण देखा था और वो बाकायदा ये मानते थे, कहीं न कहीं टकराव संभव है। इसलिए उन्होंने इस बात को देखा कि नहीं, टकराव हो सकता है, इसलिए उन्होंने सीधे लिख विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बड़ी इत्मीनान से एक बात दूसरे जुड़ी होती है। तो जानते थे कि संसद की शक्तियों को हम न्यायपालिका की शक्तियों को नीचे रखेंगे, नहीं नीचे रखेंगे तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, और हर बात में न्यायपालिका कह देगी कि हम निदेशक तत्व को पीछे करते हैं। निदेशक तत्व लागू नहीं होगा तो सरकार के समाजवाद का सपना फेल हो जाएगा, और सरकार के समाजवाद का सपना फेल हो जाएगा तो फिर किस बात का लोकतंत्र? अरे लोकतंत्र का बेसिक मतलब है जहाँ लोगों का उत्थान हो, और लोगों के उत्थान के दो ही चैप्टर हैं, फंडामेंटल राइट और निदेशक तत्व। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए दोनों में हम संसद न्यायपालिका को समानांतर रख के देखेंगे। भले हम संसद न्यायपालिका चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब टकराव हुआ कैसे, उसके पीछे एक बार डॉक्टर अम्बेडकर की लिख लीजिए, क्योंकि हमें संविधान के सकारात्मक पक्षों को करके खत्म करना है। आलोचना पूछा है तो लिखना है, लेकिन जेनिंग्स ने या केसी वेयर जितने विदेशी विद्वान है वो हमारे संविधान को सही समझ नहीं पाए। और समझते कैसे? भाई हम हमारी परिस्थितियों से वाकिफ थे नहीं, और उन लोगों के सामने एक चैलेंज पहले भी था, आज भी है। वो कभी अमेरिका यूरोप कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं आ पाए। उनको लगता था जो अमेरिका यूरोप में लिखा हुआ वही सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो ऐसा कहीं नहीं है इसका मतलब वहाँ विचलन है, फिर वहाँ लोकतंत्र ठीक नहीं है। इसलिए उन बातों में संदेह तो था ही, हमने उसको एज इट इज नहीं माना। क्यों? लिख लीजिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवहारिक बचाव किया है इसका, लिख लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने निदेशक तत्व का अच्छा कि किसी ने कहा कि टीएमए पाई फाउंडेशन कोई संस्था है या कुछ और? हाँ, जो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी चलाने वाली संस्था है, टीएमए पाई फाउंडेशन है, संस्था है, नाम से दिख रहा फाउंडेशन। यदि किसी बच्चे ने कहा गांधी पूंजीवाद के विरोधी थे तो पूंजी पर उनकी फोटो क्यों है? अब अब देखो दोस्तों, गांधी ने अपनी फोटो लगाई है, पूंजीपतियों ने लगा दी उनकी फोटो। तो अब ये सब क्या शरारती खुराफाती दिमाग है। भारत किसी बच्चे ने पूछा भारत के संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? मतलब भारत के संविधान में यथा यथा संशोधित अनुच्छेद में क्या है? मतलब प्रश्न का कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू से है, संशोधन से है। शांति मान्यता के बिना शस्त्र इकट्ठा होना, ये भी है, पहले से है। संपत्ति का अर्जन भारत के, तो संपत्ति का अर्जन निपटारा करना, इसी को यथा हम यही समझ पा रहे हैं कि क्या भारत के संविधान में संशोधन कर दिया गया है संपत्ति का अर्जन, और जो अभी बताएंगे भी आपको। अब किसी बच्चे ने पूछा है राज्य के निदेशक तत्वों में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करिए। अच्छा, निदेशक तत्व मैं बता दूं कैसे पहचाने, अभी तो मैं बता दूंगा अलग से, अभी तुम्हारे बहाना यहाँ पे आना था। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये है निदेशक तत्व में।
बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए, अच्छा दूसरा ऑप्शन, समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को कानूनी सहायता प्राप्त करना, आय स्थित सुविधाओं अवसरों में असमानताओं कम करना। पहला नहीं है, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ऐसा नहीं है। ये लिखा गया है बच्चों से कम उम्र में कार्य न कराना, उनको 6 साल तक स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं देना, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं है। तो आप कहेंगे अगर इसमें से कौन गलत की बात करेंगे तो हम पहला गलत मानेंगे, बाकी सब सही है। लिखिए क्या लिखा आपने। हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने निरीक्षक तत्वों का बचाव करते हुए कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका से बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। लोकतंत्र में न्यायपालिका से बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। न्यायपालिका से भी बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। और कोई भी निर्वाचित सरकार निदेशक तत्व की अवहेलना नहीं कर सकती। कोई भी निर्वाचित सरकार निदेशक तत्व की अवहेलना नहीं कर सकती यदि उसे दोबारा सत्ता में आना है। कोई भी निर्वाचित सरकार निदेशक तत्व की अवहेलना नहीं कर सकती यदि उसे दोबारा सत्ता में आना है। यदि उसे दोबारा सत्ता में आना है। अब इस विवाद पर आ जाए। अब देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की बात कैसे सच सही हुई, कैसे झगड़ा शुरू हुआ और किस तरीके से मूल अधिकार निरीक्षक तत्व के बीच का झगड़ा संसद न्यायपालिका के बीच के झगड़े में परिवर्तित हो गया। लेकिन उसके पहले पहले ये बता दें संपत्ति का अधिकार है क्या। 39 बीसी मैंने बता दिया आपको, 46 बता दिया, लेकिन 19(1) क्लॉज एफ और 31 क्लॉज 1(2) मैंने बताया नहीं आपको। तो जरा ये देख लें कि आखिर में ये है क्या। हमारे मूल संविधान में, अब तो संपत्ति का अधिकार रहा नहीं, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार क्या था, कैसे धीरे धीरे उसको काटा गया, इतिहास भी बता दें फिर कैसे मुद्दे बता दें। मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था, पहला पहला था नागरिकों को संपत्ति के अर्जन एवं व्यय का अधिकार होगा। अर्जन और विक्रय, व्यय नहीं। नागरिकों को संपत्ति के अर्जन, एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी, विक्रय मतलब बेचने का। हमारे ये की लिखा गया था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। तो ये बात साफ तौर पे ये अधिकार नागरिकों को दिया गया था कि नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा, उनकी बिक्री का अधिकार होगा। आर्टिकल 19 में ऐसी बात की गई थी। दूसरी, आर्टिकल 31 में क्या कहा गया था, अनुच्छेद 31 में कहा गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, यहाँ भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को
संपत्ति से वंचित किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जाएगा। ये बात बहुत स्पष्ट कर दी गई कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जाएगा, लेकिन इसके लिए दो आधार दिए गए। पहला, संपत्ति का अर्जन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। संपत्ति का अर्जन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। और दूसरी बात, इसके लिए मुआवजे की आवश्यकता होगी। इसके लिए व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। तो दोस्त, उसके संपत्ति के अधिकार को दिया गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा संपत्ति से वंचित किया जाएगा। इसका मतलब है संसद विधि बनाकर संपत्ति ले सकती है, बिना विधि के संपत्ति सरकार नहीं ले सकती। जैसे आर्टिकल 21 में लिखा गया था, जीवन का अधिकार पुलिस के खिलाफ था, विधि के खिलाफ नहीं था। तो अब विधि के द्वारा संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, लेकिन संपत्ति ली जाएगी, इसके दो आधार बताने पड़ेंगे। अगर विधि भी बनाई जाएगी तो संपत्ति लिया क्यों जाएगा? सार्वजनिक उद्देश्य। सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब है हाईवे बनाना, भूमि सुधार। सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब किसी राजा महाराजा का, व्यक्ति विशेष का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक। और उसके बाद जो संपत्ति आप लेंगे मुआवजा देना पड़ेगा। अब आप देखेंगे धीरे धीरे इसको कम किया गया। और कम में कैसे झगड़े उत्पन्न हुए, पहले फैक्ट आपको बता दें। कैसे कैसे संपत्ति के अधिकार कुतरा गया, कैसे संपत्ति के अधिकार को धीरे धीरे कुतर दिया गया, इसके लिए क्या किया गया। और फिर इसमें झगड़ा कैसे हुआ, लिखने वाली बात अलग आ जाएगी, फैक्चुअल बात अलग आ जाएगी। संपत्ति के अधिकार पर हमला कैसे हुआ, सबसे बड़ा हमला, यकीन मानो सबसे बड़ा हमला जिस तरीके से हमास इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, वैसे संपत्ति और कमाल भारतीय संविधान में चला। तो सबसे बड़ा हमला पहले संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, क्योंकि संपत्ति को बचाए कौन? फंडामेंटल राइट है। तो बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? न्यायालय की। हटाने की जिम्मेदारी किसकी थी? संसद की। भाई संपत्ति को लेने का अधिकार तो संसद का था, न्यायालय को दिया गया था, बचाएगा क्योंकि फंडामेंटल राइट था। तो कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पर लोग आपस में टकरा जा रहे थे, इसलिए पहला संविधान संशोधन किया गया। और पहले संविधान संशोधन से संपत्ति पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ दिया गया। आर्टिकल 31A और 31B जोड़ दिया गया। 31B से नवीन सूची बन गई। नवीन सूची का मतलब है मूल संविधान में कितनी सूचियां थी? 8। तो अपने आप में 31B से हमने क्या बना दिया? 9th शेड्यूल बना दिया। और 31A आप याद रखिए, पहले संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति पर बड़ा हमला किया गया था। और बड़ा हमला क्यों था? क्योंकि बार बार जमींदारी वाला कार्यक्रम न्यायालय में रुक रहा था। जब भी भूमि सुधार कार्यक्रम राज्य लेकर जा रही थी तो न्यायपालिका उनको रोक दे रहा था। न्यायपालिका कह रहा था ये मूल अधिकार के खिलाफ है, मूल अधिकार के खिलाफ है। और न्यायपालिका ने सारे प्रावधानों को रोक रखा। अब बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया, यानी राज्य किसी तरीके से भूमि सुधार कर ही नहीं पा रहे थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि राज्यों के भूमि सुधार अधिनियम को जब न्यायपालिका ने रोका, और किस आधार पे? कि वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। यानी पहला संविधान संशोधन आया क्यों? संसद की शक्ति के द्वारा मूल अधिकारों को पीछे करने के लिए। अब जरा सोच के देखिए, जनता का रिप्रेजेंटेशन कौन करती है? संसद। निदेशक तत्व को लागू करने का दायित्व किसका? संसद का। तो टकराव कहाँ हुआ? टकराव कहाँ हो रहा था? तो आप देखेंगे चंपकम दोहरी राजनवाद में उच्चतम न्यायालय ने किसका पक्ष ले लिया? मूल अधिकार का। और भूमि सुधार अधिनियमों को एक एक करके उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। और उच्चतम न्यायालय ने यही कहा, देखिए भाई हमारा काम मूल अधिकार बचाना है, लिहाजा हम संपत्ति के अधिकार को बचाएंगे। और हम, अब लोगों ने कहा कि न्यायपालिका हमारी एलीट है,
कंजर्वेटिव है। यहाँ भी एक आलोचना शुरू हो गई, न्यायपालिका सामाजिक न्याय में बाधा है, वो विशिष्ट वर्गीय है, वो एलिट है। लेकिन नेहरू ने ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया, ये आलोचकों ने किया। इंदिरा गांधी के समय तो ऐसे शब्दों का प्रयोग खूब हुआ, इंदिरा गांधी के समय तो ऐसे शब्दों का खूब प्रयोग हुआ, लेकिन नेहरू ने कभी, देखिए नेहरू की प्रवृत्ति बड़ी लोकतांत्रिक किस्म की थी। नेहरू ने कभी संस्थाओं पे हमला नहीं किया, क्योंकि याद रखिए हमारे यहाँ तो लोग ऐसे लोकतंत्र की संस्थाओं पे हमला कर देते हैं। अगर चुनाव हार गए तो ईवीएम ठीक नहीं है, तो चुनाव हार गए, और चुनाव जीत गए, बिल्कुल ईवीएम ठीक है। इसका मतलब ईवीएम वही ठीक है जो चुनाव हमें जीता है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि काश हमारे पास भारत का ईवीएम होता, और हमारे लोग कह रहे हैं काश हमारे पास पाकिस्तान का चुनाव तरीका होता। यानी हमारे कई लोग बैलेट से चुनाव करने की मांग कर रहे हैं, तो बैलेट से चुनाव करने की मांग एक हफ्ता तो मतगणना में लग जाएगा। अरे बैलेट से क्या छेड़छाड़ करना ज्यादा आसान है। पहले हमारे यहाँ बैलेट चुनाव होता था, लोग क्या करते थे, बैलेट को ले जाकर कुएं में डाल देते थे, क्योंकि स्टैंप लोग मारते थे, कुएं में डाल दिया तो पानी इधर उधर मिल गया। अब किसको आपने हाथी को मारा, साइकिल को मारा, या कमल को मारा, हाथी साइकिल पे चढ़ गई और कमल उसमें खिल गया। तो अब ये प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ईवीएम का चुनाव ज्यादा सही तरीका है। लेकिन भाई झगड़े की बात तो होती रहती है। तो कहने का मतलब है कि नेहरू ने कभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला नहीं किया, लेकिन न्यायपालिका ने, अच्छा न्यायपालिका ने मूल अधिकारों की रक्षा की, तो वही उसे मैंडेट था। आर्टिकल 32 में से कहा ही गया था, न्यायपालिका अगर इसकी रक्षा नहीं कर पाई तो स्वाभाविक रूप में ये संसद वाला काम था। लेकिन नेहरू से सारे राज्य के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी नेहरू की कि नेहरू जी पहला चुनाव आ रहा है, और आप याद रखिए जो आप आंसू पोंछने का कह रहे थे, एक एक आंसू पोंछ देंगे, यहाँ एक भी आंसू नहीं पोंछा जा रहा है। अगर ये जिम्मेदारी उन्मूलन कार्यक्रम लागू न हुआ तो आप बताइए कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। अच्छा उसमें भी भारत कमाल का देश था, भारत में स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचारी ने बना रखी थी, बाद में पहले कांग्रेस के मेंबर थे। हमारे यहाँ जमींदारों राजकुमारी अमृत कौर, जयपुर की महारानी, सॉरी जयपुर की राजकुमारी अमृत कौर तो पंजाब से थी, जयपुर की महारानी का मैं नाम ही बोल रहा हूँ, क्या गायत्री देवी, हाँ किसने बताया, जयपुर से हो, महारानी गायत्री देवी। इन लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई थी, पहली भारत में कंजर्वेटिव पार्टी थी जो जमींदारों के अधिकारों का समर्थन कर रही थी। इन लोगों का आना भूमि सुधार हम होने नहीं देंगे, ऐसे कोई अब किसी की जमीन ले लेगा, राजा महाराज की जमीन आप पैसे ले लेंगे। तो इन लोगों ने जमींदारों के समर्थन पार्टी बना ली, और कांग्रेस इधर भूमि सुधार लाना चाहती थी, और मार्क्सवादियों ने कहा ये सब मिला जुला खेल कर रहे हैं। वो तेलंगाना में तम्मचे डिस्को कर रहे थे। हमने कहा मार्क्सवादी भाइयों क्या है, तुम भी आ जाओ संसद में। उनका नहीं, ये सब मिला खेल हो रहा है, हम तो बस हिंसा से बदलेंगे समाज, जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक भारत में लोकतंत्र आएगा नहीं। अलग अलग विचारधाराएं थी। उस पार्टी के नाम था स्वतंत्र पार्टी। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, पीटी में आपको लिखा गया है शासन राजनीति, और एनसीईआरटी में ऐसे फैक्ट दिए गए हैं। पहली भारत में दक्षिणपंथी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, जमींदारों की पार्टी थी, तो उनका भूमि सुधार होने ही नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा होने देंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा तुम लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हो, असली तो हम परिवर्तन लाएंगे, बस देखना, आग लगाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। ये मामला सब गर्म हो रहा था, तब तक नेहरू ने कहा बेग चिंता मत करो, हम न्यायपालिका के निर्णय को बदलेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा बदलो साहब, नहीं तो हम तो बदल जाएंगे। उसके बाद नेहरू पहला संविधान संशोधन लाया, और पहले संविधान संशोधन से मूल अधिकार पे ऐसा प्रहार हुआ जैसे हंगामा में राजपाल यादव पर हुआ था। देखिए राजपाल यादव मेरे प्रिय अभिनेता हैं, मैं उनकी हर फिल्म देखता हूँ, और उनकी खास बात अच्छी लगती है, झांक तक बहुत करते हैं वो। तो कमाल की बात है, राजपाल यादव वो सीखने की बात है। ऐसा कदकाठी का व्यक्ति, देखिए यही सकारात्मक आदमी का लक्षण होता है, ऐसा कदकाठी आदमी को मिल जाए तो हीनता का शिकार हो जाए वो। लेकिन क्या जीनियस व्यक्ति है कि रोते हुए आदमी को हंसा दे। एक इसका मतलब है, अब जब टकराहट हो गया तो नेहरू ने, मतलब समझिए नेहरू ने संपत्ति के अधिकारों पर बिल्कुल एकदम हमला ही कर दिया था। पहला संविधान संशोधन आया, और संपत्ति का अनुच्छेद 31 से, बस ये शब्दों में देखिए, अगर आप वैसे आर्टिकल पढ़ेंगे 31 से चकरा जाएंगे, अजीब सा लगेगा। बात बड़ी सिंपल सी है, अब संपत्ति पे राज्य अपना नियंत्रण करना चाहता था, मामला बस इतना था। अंग्रेजों के समय हमारे संपत्ति पर नियंत्रण व्यक्ति का था, लेकिन राज्य ने बीच का रास्ता अपनाया,
राज से पूछा गया सारी संपत्ति ले लोगे? कम्युनिस्ट ने कहा अरे ये क्या संपत्ति ले लेंगे, स्टालिन देखो, स्टालिन ने लोगों की भेड़ बकरी भी ले ली थी। तो नेहरू से पूछा गया सर ऐसा करो भेड़ बकरी गाय वाय सब ले लो। मैंने कहा पागलपन वाली काम मत करो। और याद रखिए स्टालिन स्टालिन एक आदमी के पास गया था, कहा इसके सब सामान ले लो। वो भेड़ पकड़ के भेड़ से पकड़ रोने लगा, कहा सर भेड़ मत ले जाओ बाकी सब ले जाओ। भाई पेट के प्रति एक मोह होता है। स्टालिन ने कहा इसकी जान ले लो। ना तब भेड़ ले जाओ। भाई जान है तो जान है। अरे मेरे बच्चों ऐसा सामाजिक परिवर्तन बैकफायर कर जाता। इसे यकीन मानिए 31 से किया क्या गया इस संपत्ति के। अब बहुत सिंपल सी बात है, 31 से किया क्या गया, संपत्ति के अनेक रूप होते हैं और इस संपत्ति के रूप को बिल्कुल कुचल दिया गया। जैसे 31A में कभी आप देखेंगे, देखिए संपत्ति का जरा सोच के देखिए संपत्ति के कौन कितने रूप थे और किसको किसको बिल्कुल क्रश कर दिया गया। भाई हमारे पास संपत्ति कौन से रूप हो सकते हैं? पहला, अब किसी के पास कोई कंपनी फैक्ट्री हो सकती है। पहले खान था संपत्ति का रूप, यही सारे संपत्ति के रूप तो थे। या स्टेट जमींदारी प्रथा थी। स्टेट यहाँ इसका मतलब स्टेट, जैसे रैयतवाड़ी। अब स्टेट को हिंदी क्या कहेंगे, जमींदारी ही कहेंगे या क्या कहेंगे? स्टेट को रियासत कहेंगे। ये जमींदारी कर लीजिए, रियासत कर लीजिए। उसके बाद उसके बाद कुछ लोगों के पास अपना गाय भैंस था, कुछ लोगों के पास अपनी गाय भैंस थी, कुछ और सीलिंग के अंतर्गत जमीन थी। देखिए भूमि दो प्रकार की होती है, एक सीमित मात्रा में और कुछ लोगों के पास सीमित भूमि थी। सीमित भूमि का मतलब है जो लैंड रिफॉर्म के बाद भूमि बचती थी। और अब सवाल है, अब आर्टिकल 31A से यही तो जोड़ा गया। ये अब राज्य ने क्या कहा कि व्यक्ति के पास संपत्ति के नाम पर ये होगा, गाय रख सकता है, भैंस रखता है, सीमित भूमि रख सकता है और थोड़े मोड़े जो ऑर्नामेंट्स है बैंक में पैसा वैसा वो रख सकता है। लेकिन अब इस पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का। इस पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का। खान वगैरह सब यानी लिखा गया है। अब मान लीजिए खान के लीज और लाइसेंस हमने किसी प्राइवेट सेक्टर को दे रखी है, उस खान के लीज और लाइसेंस अब रद्द हो जाएगा। अब खान प्राइवेट हाथ में नहीं रहेगी, अब सीधे इस पे किसका नियंत्रण होगा? राज्य का। और दूसरा, कभी भी कोई कंपनी है, वे कंपनी में दो तीन तरीके होते हैं। जब कोई कंपनी बनती है, फैक्ट्री बनती है, तो उसके शेयर होल्डिंग होती है। जिसके पास 51% की शेयर होल्डिंग होती है वो कंपनी का मालिक है। और फिर कंपनी में क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि रविंद्रन को, वाईजी रविंद्रन को सदस्यों ने हटाने की बात की। यानी कंपनी जब बनती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। और दूसरा, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ हम मिला दें, एमलगेमेशन कर दें। एक कारपोरेशन को, एक वाणिज्यिक संस्थान को दूसरे वाणिज्यिक संस्थान के साथ सम्मिलन कर दे, उसका एमलगेमेशन को मर दे, दो का मिलन कर दें। मान लीजिए रिलायंस को अदानी के साथ मिला देना है, क्या एमलगेमेशन, दो कॉर्पोरेट हाउस को मिला दिया। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 31 अगर हमारे आर्टिकल के पास होगा तो, अच्छा 31 नहीं लिखा गया इसमें, 31A का प्रयोग नहीं है इसमें, तो आपको बाद में दिखा देंगे आर्टिकल 31। लेकिन आर्टिकल 31 में ये सब लिख दिया गया, इसलिए राज्य किसी भी वाणिज्यिक संस्थान को ले लेगा, दो या दो से वाणिज्यिक संस्थान को आपस में मिला देगा, उनके शेयर होल्डिंग को चेंज कर देगा, उनके शेयर होल्डिंग चेंज कर देगा। अब अच्छा हम गूगल का प्रयोग करके आपको आर्टिकल दिखा दें। इसे अगर देखें बिना समझ के अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो आपके लिए बड़ा बोझ बन जाएगा, वो अजीब सा ही लगेगा। थर्टी वन
तो आप देखेंगे 31A पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया, और 31A क्या 31 पे रिस्ट्रिक्शन था। अब 31A की लैंग्वेज आप देख लीजिए, इसलिए आर्टिकल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक बार समझ लेंगे तो बात एक ही है। इसका मतलब है अब यहाँ 13 का प्रयोग क्यों किया गया, आर्टिकल 13 का प्रयोग क्यों किया, कहानी आगे आपको बता देंगे कि 13 का रिलेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट बाय एनी स्टेट और एनी राइट, यानी किसी भी जमींदारी किसी अधिकार को खत्म कर देना, उनके अधिकार को ले लेना, चेंज कर देना स्टेट। दूसरा है टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर लिमिटेड पीरियड ईदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी में कंपनी भी आ जाएगी, फैक्ट्री भी आ जाएगी, स्टेट भी आ जाएगा। प्रॉपर्टी का बड़ा शब्द है, यानी जैसे कि, और आप देखें कई बार तो राजस्थान वगैरह में क्या हुआ, बड़े सारे राजघरानों के स्टेट को राज्य ने ले लिया। फिर कई राजघरानों ने अलग अलग तरीके से उसको बचाया, कहीं किसी ने होटल बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, क्योंकि हमारे लैंड रिफॉर्म एक्ट में तमाम लूपहोल थे। जैसे लैंड रिफॉर्म ऐसा था, कुछ लोगों ने क्या किया, पशु के नाम जमीन कर दी, बेनामी संपत्ति। लैंड रिफॉर्म को इधर उधर करने में लोगों ने बड़ी मास्टरी की। अब कुछ लोगों ने क्या किया, अपने ही रिश्तेदारों के नाम जमीन वापस कर दी, लेकिन जब फिर वो मांगने लगे, उनका नहीं देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई गांव हैं, सब खून, मतलब एक एक परिवार में 10-10 लोग मारे गए। संपत्ति का लालच कैसा है, यही समाजवादी नहीं समझ पाते। यानी ये 31A था या राज्य समाजवाद के रास्ते पर बढ़ रहा था, ये 31A था या पूंजीवाद को नीचे किया जा रहा था, ये 31A था या राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा रहा था। ये पहला संविधान संशोधन संपत्ति पर हमला था, संपत्ति पे हमला था, और इसे एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर कारपोरेशन, कोई वाणिज्यिक निकाय है उसको मिला दिया। अच्छा, हिंदी में तो दिखाने की आवश्यकता नहीं, चल जाएगा ऐसा। 2 वाणिज्यिक व्यापार, यानी कोई जैसे कि मिनर्वा मिल्स थी, छोटे मोटे जो भी, हमारे अंग्रेजों ने कुछ उद्योग तो लगा ही दिए थे, उन उद्योगों को लगा दिया जाएगा, राज्य ले लेगा। हाँ, बस ये बात है पब्लिक इंटरेस्ट बाद में। डिस्टिंग्विशिंग ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एजेंट, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब कंपनी में आते हैं। जो भी है, देखिए मैनेज, जो भी कोई कारपोरेट हाउस बनता है उनमें सबके बाकायदा कौन मैनेजिंग एजेंट्स होगा, डायरेक्टर होंगे, कितना वोटिंग राइट होगा, मैनेजमेंट क्या होगा, ये सब उनके टेक्निकल पार्ट हैं। इस पर भी राज्य का कंट्रोल हो जाएगा, तभी तो संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, virtue of any agreement, lease, license, purpose for searching, winning any mineral oil, for premature termination of cancellation of any such agreement, lease or license। खानों से संबंधित सरकार ने जो एग्रीमेंट वगैरह दे रखा है, लाइसेंस दे रखा है, वो रद्द कर देगी, टेक ओवर कर लेगी। अब बताइए, अब संपत्ति के नाम पर क्या बचा, खान रही नहीं, कंपनी रही नहीं, कारपोरेशन रहा नहीं, गाय भैंस बची। तो गाय भैंस से राज्य को समस्या नहीं थी। राज्य ने कहा हम सोवियत यूनियन वाला मॉडल नहीं अपनाएंगे, क्योंकि भाई अगर कोई आदमी गाय से इतना प्रेम है तो बिला वजह गाय लेने के नाम पर क्यों लफड़ा करें हम। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिस समय राज्य ले रहा था उसी आजादी के बाद हमने जमींदारों को कुछ दे रखा था रॉयल्टी साल में, जिसे हम प्रीवी पर्स कहा करते थे। तो नेहरू से कहा गया ये बताओ ये प्रीवी पर्स क्यों दे रखा है। और राजा महाराजाओं को वार्षिक भत्ता मिलता था, क्यों, राजा महाराजा ने शर्त रखी थी कि भाई हम भारत में अपनी जमीन दे रहे हैं, अपना भूभाग दे रहे हैं, उस रियासत के राजा हम हैं, तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा। सरकार ने कहा क्या चाहते हो, सबको अलग अलग सेटल किया गया। कुछ लोगों ने कहा राजदूत बना दूंगा चलो, कोई कहा गवर्नर, उनका चलो, सबको अलग अलग ऑफर दिए गए। और पटेल ने कहा कैसा है, आप लोगों को साल भर में कुछ पैसा दिया जाएगा, जिसे प्रीवी पर्स कहा गया, पेंशन कर लीजिए। और पेंशन नहीं था, भत्ता ही नहीं था, एक विशेषाधिकार भी था। तो राजा महाराजा के जो वाहन होंगे उनकी अलग नंबर प्लेट होगी, अलग कलर से दिखेगी वो, और जो राजा महाराजा के झंडे होंगे वो भी उस कार पे लगे रहेंगे। उसके बाद वो कहीं लाइन वगैरह में नहीं खड़े हो सकते, यानी पूरी वीआईपी सुविधा उनको मिलेगी। इसे प्रीवी पर्स के द्वारा दिया गया था। प्रीवी पर्स से पैसा नहीं ज्यादा मिलता था, वैसे लगभग 550 देसी रियासतें थी, कुछ गांव की आकार की थी, कुछ जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, बड़ी बड़ी देसी रियासतें थी। तो सबको हमने कह दिया भाई पैसा मिलेगा, सबको कहा गया पैसा मिलेगा।
इसी बहाने प्रीवी पर्स, लोगों ने नेहरू से कहा प्रीवी पर्स भी खताओ। नेहरू कहा नहीं अभी थोड़ा होले होले आगे चलने दो। और नेहरू ने कहा देखो हमने वादा किया है तो हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे। तो नेहरू इस बात को मानते, थोड़ा नैतिक किस्म के व्यक्ति थे वो। तो पहला संविधान संशोधन आ गया। तो पहले संविधान संशोधन में संपत्ति में क्या बचा, इतना ही बचा बस, इसलिए प्रॉब्लम थी नहीं। इसलिए जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार का माध्यम क्या था, राज्य जितना भूमि सुधार के माध्यम जमीन लेगा वो सब क्या कर देगा, दूसरे को दे देगा। और आप याद रखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ये भूमि सुधार था या पॉलिटिकल चेंज था? भूमि सुधार से राजनीतिक परिवर्तन क्या आया, पिछड़ी जातियों को वार हुआ, सत्ता का बदलाव आया। और जब से पिछड़ी जातियों को भार हुआ तब से आरक्षण की बात आई, लोकसभा में का संरचना बदली। इसे कहा जाता है लैंड रिफॉर्म। तो बाकी इकोनॉमिक से मामला नहीं है, सामाजिक न्याय का मामला है, पॉलिटिकल मामला है। लेकिन तब तक आर्टिकल 31B का ही मामला गया। तो मुख्यमंत्री ने कहा नेहरू जी आप ये बताओ, ये जो आप सीमित कर रहे हो तो ठीक है, हमारा मूल लफड़ा है भूमि सुधार से। आप कुछ ऐसा करो कि जब भी हम भूमि सुधार करें तो उसको कोई न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाए। आप एक ऐसा काम करो, क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी के रूप में आपने रखा हुआ है। तो नेहरू कहा कोई बात नहीं है, ऐसा एक ब्लैक होल बना लेते हैं जहां न्यायालय की झांक तक रहेगी ही नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा सर ऐसा ब्लैक होल आप कैसे बनाओगे? नेहरू कहा चिंता मत करो, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। नेहरू ने कहा आप याद रखो, मैं एक ऐसा इंतजाम करने जा रहा हूं जो बन जाएगा तो राज्य कैसे भी भूमि सुधार करें, उनके भूमि सुधार के निर्णय को इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा कि वो मूल अधिकार और संपत्ति के अधिकार के विरोधी है। इसलिए नेहरू ने अगला संशोधन क्या कर दिया, ये 31, ये सारे चेंज किससे से आए थे, 31A से। दूसरा क्या किया, 31B। 31B का मूल पर्पज क्या था, हम आपको फिर याद दिला देंगे, बहुत ध्यान सुनने की बात है। 31B का मूल पर्पज ही था राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित करना। राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित करना। देखिए फिर आपको याद दिला दें, नवीन सूची का पर्पस केवल एक था, आरक्षण को बचाना नहीं। बस एक ही पर्पस के लिए था कि राज्यों के भूमि सुधार अधिनियम को संरक्षित किया जाए। कैसे संरक्षित किया जाएगा, ये बात कह दी गई कि राज्यों के सारे भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में लाए जाएंगे, 9th शेड्यूल। राज्यों के सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट को कहां रख दिया जाएगा, 9th शेड्यूल। राज्यों के सारे भूमि सुधार अधिनियम को नवीन सूची में रखा जाएगा और जितने भी राज्यों के भूमि सुधार अधिनियम इसमें रखे जाएंगे, इस आधार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि वह अनुच्छेद 19, 31 के विरोधी है। कोई व्यक्ति न्यायालय में इस मामले को लेकर आएगा ही नहीं कि अनुच्छेद 19, 31 नहीं 14 के विरोधी है। न 14 के आधार पे, न 19 के आधार पे, न 31 के आधार पे कोई भी व्यक्ति भूमि सुधारों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं देगा कि वे मूल अधिकारों के खिलाफ है। बच गई बात। उसी के बाद इसका मतलब है नवीन सूची का निर्माण क्यों किया गया, इसे तो नवीन सूची क्या ब्लैक होल कहा जाता है। नवीन सूची क्या कहा जाता है, नो फ्लाइंग जोन। यानी नवीन सूची में जो भी विषय शामिल होंगे उसके झांक ताक का अधिकार उच्चतम न्यायालय का बिल्कुल भी नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय से देख नहीं सकता, उच्चतम न्यायालय कुछ करेगा नहीं। इसका मतलब है अब संपत्ति के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, अब भूमि सुधार का रास्ता साफ कर दिया गया, जमींदारी उल्लंघन का रास्ता साफ कर दिया गया, राज्य के द्वारा कोई जमीन ले ली जाए ये भी रास्ता साफ हो गया। अब ऐसा लगा कि संपत्ति के अधिकारों पर ऐसा हमला हुआ, इसका मतलब है मूल अधिकार और निदेशक तत्व के संघर्ष में जीता कौन, निदेशक कौन जीता, वाद योग कौन था। कमाल की बात है यार, वाद योग था, मूल अधिकार है, जीत कौन गया। ओ माय गॉड, कमाल की बात है। अगर वर्ल्ड कप का मैच बांग्लादेश जीत जाए कैसा एग्जाम्पल देखेंगे। यानी जिसको लोगों ने कह रखा था
अब आलोचकों ने क्या कर रखा था? आलोचकों ने कहा था पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा, ये चुनावी घोषणा पत्र। पहले संविधान संशोधन ने इन सब की बातों को रद्द कर दिया। इसका मतलब है निदेशक तत्व को कोई भूल नहीं सकता, वही भूलेगा जिसको चुनाव में हारने की कोई परवाह न हो। और चुनाव में कोई हारना चाहेगा? जीतना चाहेगा। इसलिए यहाँ लिखने की बात क्या है, लिख लीजिए। लिखने की बात लिख लीजिए। मूल अधिकार, हेडिंग है मूल अधिकार, मूल अधिकार निदेशक तत्व तथा संसद और न्यायालय। मूल अधिकार निदेशक तत्व तथा संसद और न्यायालय। अब देखिए फिर किसी ने सवाल पूछा है, थोड़ा सा साफ साफ लिखा करिए, थोड़ा भले ही पेज ज्यादा लग जाए, क्योंकि अगर ऐसा लिखने का हमेशा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखना में साफ चाहिए, थोड़ा ही लिखिए। कई बच्चे कहते रफ करते हैं, अरे बाद में अरे रफ क्यों कर रहे हो यार? जब किसी, अच्छा अब इसका सवाल आप भी जवाब दीजिए। जब भी द्वारा स्थापित प्रक्रिया से संपत्ति का अर्जन किया जा सकता था तो संपत्ति के अधिकार में संशोधन करने की क्या जरूरत थी? भाई लॉजिकल सवाल है। जब विधि के द्वारा संपत्ति लिया जा सकता था, संशोधन क्यों किया गया? क्योंकि संपत्ति मूल अधिकार है और कोई विधि मूल अधिकारों से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। याद रखना, लॉजिकल सीधी सा जवाब इसका। यानी संविधान बड़ा है या संविधि, संसदीय विधि? तो आप संसदीय विधि बनाओ। इसलिए विधि तो बनाया गया, राज्यों ने लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया, न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। न्यायपालिका ने रद्द कर दिया तभी तो मामला संसद को आना पड़ा। उसमें चंपकम दुर्योधन केस में क्या हुआ था? वहां रद्द कर दिया। खैर वहां संपत्ति का मामला नहीं था, लेकिन मूल अधिकार निष्ठत्व में लड़ाई थी। लिख लीजिए क्या लिखा आपने। हाँ बताइए क्या आपका क्वेश्चन था? जो आपने बताया समझ में नहीं आया? किसी को समझ में आया? क्या समझ में आया? आप लोग बताओ क्या समझ में आया? आप लोग बताओ समझ में क्या आया आपको? अच्छा अब देखिए, अब कोई देखिए, नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा किसी मामले में संभव नहीं है क्या? फिर वही बात देखिए, बावरापन है। नवी अनुसूची अभी शुरू नहीं हुई, अंत पर पहुंच गए। अरे मेरे पुत्र आने दो, ये यही धैर्य मैं कब से सिखा रहा हूँ। अब सोचते हो ओ माय गॉड, चलो अच्छा बताओ। अब क्या आपको समझ में आया इससे? ये महत्वपूर्ण, ये उच्चतम न्यायालय बचाएगा या उच्चतम न्यायालय ये बचाएगा? क्यों? क्यों बचाएगा? और इसमें एक पेच और फंसा है जो मैंने बताया नहीं, मैंने बात के लिए रखा था कि एक ही साथ सब बात बताने से कॉम्प्लिकेशन होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई करके फिर आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक खास बात है, इनके इर्द गिर्द एक बुलेट प्रूफ संविधान इन बताओ दे रखा है। संविधान ने वातावरण को बचाने की बात कही है, तो आप देखिए इनको बुलेट प्रूफ भी पहना रखा है। अब इसका उल्लेख हम कहीं ना कहीं करते हैं। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 30 में लिखा गया है, ऐसी कोई विधि नहीं होगी जो मूल अधिकारों को सीमित करे, छुए, टोटे टोटे करे, और जो टोटे टोटे करेगा उसे 440 वोल्ट का करंट लगेगा। यानी हमारे, फिर बता दें आपको, हमारे संविधान में 22 भाग है, वैसे कई लोग कहते हैं 25 भाग है, गिनने का तरीका है। वैसे आर्टिकल 395 है, कई लोग कहते हैं 440 है। तो क्लॉज सब क्लॉज गिन लीजिए, लेकिन
सवाल ये है कि अगर संविधान में 22 भाग हैं तो ये प्रोटेक्शन केवल फंडामेंटल राइट को मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट को एक विशेष प्रोटेक्शन है। कोई भी विधि फंडामेंटल राइट से टकराएगी तो वो खत्म होगी। वो फंडामेंटल राइट तभी सर्वोच्च माना गया, बहुत महत्वपूर्ण माना गया। अब सवाल है अगर कोई विधि इनसे टकराएगी तो ये बताइए, जमींदारी उन्मूलन के लिए किसको छीना जा रहा था? जमींदारी उन्मूलन हुआ तो इसको छीना गया या नहीं छीना गया? छीना गया। लेकिन अब मामला थोड़ा और से कॉम्प्लिकेट कर दें। पहला संविधान संशोधन हुआ तो मूल अधिकार छीना गया या नहीं छीना गया? छीना गया। उच्चतम न्यायालय का इस मामले में क्या अप्रोच होना चाहिए? पहले संविधान संशोधन ने बुलेट प्रूफ का उल्लंघन किया है नहीं किया? देर से बोल रहे हैं। 440 लगा या नहीं लगा? कैसे लगा? कांटा लगा, 440 लगा, कैसे लगा? आगे आपको बता देंगे कैसे लगा। लेकिन फिर आपको बता दें कि जब भी कोई विधि मूल अधिकार को छुएगी, सीमित करेगी, तो न्यायपालिका उसे रद्द करेगा। इसीलिए 31 में लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से संपत्ति लीजिए, लेकिन वो प्रक्रिया मूल अधिकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए आर्टिकल 21 में शब्द है, भावना उसकी अलग है। आर्टिकल 21 में क्या पूछना चाहते हैं बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, 21 क्या? हाँ, छीन सकते हैं। आप देखिए, फिर हमने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से प्राणदैहिक सुनता छीन सकते हैं। ये न्यायपालिका की आरंभिक व्याख्या थी पहली मामले में, लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया कि प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। दूसरी बात, अब इसी मामले में ये कहा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय संकीर्ण अप्रोच अपना रहा था, संपत्ति के अधिकार में व्यापक अप्रोच अपना रहा था। यानी कुछ लोगों ने ये कह दिया कि संपत्ति के अधिकार को न्यायालय बचाने पर ज्यादा आमादा था बजाय जीवन के अधिकार को बचाने पर। अभी विवाद बनता है। वैसे कुछ लोगों ने कहा अरे संपत्तिशालियों की न्यायपालिका रूढ़िवादियों की ऐसा आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों का सामंजस्य बना। क्या लिखा आपने? उत्तर मिला आपको? बाकी